स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस प्यारी सी क्लास में, जहां आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत, यानी पॉलिनोमियल को डिटेल में पढ़ेंगे कि हम जल्द से जल्द अपने पूरी एनसीईआरटी को खत्म कर लें विद कॉन्सेप्ट। तो आज हमारी इस चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत है। इसमें हम करने वाले हैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट। पॉलिनोमियल होता क्या है, सिंपल सा अगर हम अपनी लैंग्वेज में समझे बच्चों, देखो कॉन्स्टेंट किसको बोलते हैं, जो नंबर्स हमारे पास फिक्स्ड होते हैं। जैसे मान लो 5 बोल दिया, तो जब कभी भी वेरिएबल के साथ कॉन्स्टेंट आता है बट इनके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेटर आ जाते हैं। जय चैम्प्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस प्यारी सी क्लास में, जहां आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत, यानी पॉलिनोमियल को डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों पेन एंड पेपर के साथ रेडी रहना, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने पहले ही क्लास जो है वो बहुत अच्छी तरीके से अपना नोट्स बना लिया होगा, उसका रिवाइज जरूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया है बेटा तो पहले सबसे पहला काम वो कंप्लीट करो, एंड देन ये वीडियो के फॉर्मेट में रिकॉर्ड हो जाएगी आपको, तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आप रिकॉर्डिंग को आराम से एक तरीके से अच्छे तरीके से देख लो, ठीक है। तो वैसे भी ये रिकॉर्ड फॉर्म में आपको मिल रही है वीडियो, ठीक है। तो इसको आप अच्छे तरीके से देख लेना बाद में, लेकिन पहले आप पहली वाली क्लास को कंप्लीट करो, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से आना जरूरी है पहला चैप्टर्स। डन बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन 2025-26 यानी इस साल का जो हमारा बोर्ड का टारगेट है कि हम जल्द से जल्द अपने पूरी एनसीईआरटी को खत्म कर लें विद कॉन्सेप्ट। तो आज हमारी इस चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत है। इसमें हम करने वाले हैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझेंगे, एंड देन उसके बाद कुछ पीवाईक्यूज से रिलेटेड भी देखने वाले, यानी 2025 के पीवाईक्यूज, 2024 के पीवाईक्यूज भी हम सॉल्व करेंगे। 2025 मतलब इस साल जो 10 मार्च को पेपर हुआ था, वो पेपर भी हम करने वाले हैं, जो इस चैप्टर से रिलेट करके क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, ठीक है। डन, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, और सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, ठीक है। तो बिना किसी टाइम गवाए पेन एंड पेपर के साथ रेडी रहना, और वन बाय वन जैसा मैं बोलते जाता हूं वैसा समझते चलना, नोट डाउन करते चलना, ठीक है बच्चों। चलो सॉरी, पॉलिनोमियल होता क्या है, सिंपल सा अगर हम अपनी लैंग्वेज में समझे बच्चों, देखो आज से पहले आप क्लास 7th में 8th में 9th में आपने क्या पढ़ा था कि सर एक हमने वेरिएबल नाम सुना था, कि जब भी हम किसी वेरिएबल, क्या होता है वेरिएबल का मतलब, जब हमारी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जैसे एक्स वाई जेड आपके नाम का पहला अक्षर जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, उसकी वैल्यू कुछ पता नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, वेरिएबल। कॉन्स्टेंट किसको बोलते हैं, जो नंबर्स हमारे पास फिक्स्ड होते हैं। जैसे मान लो 5 बोल दिया, 5 कॉन्स्टेंट होता है, तो ये भी हमारे बारे में पता है, 9th में भी आपने अच्छे से पढ़ा था। तो जब कभी भी वेरिएबल के साथ कॉन्स्टेंट आता है बट इनके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेटर आ जाते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, वही जो बचपन से करते आ रहे हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसी को हम मैथमेटिकल ऑपरेटर बोलते हैं, जो मैथ्स को चलाते हैं। मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड देखोगे तो बस यही तो करना रहता है पूरी मैथ्स में हमें। तो जब कभी भी वेरिएबल के साथ में मैथमेटिकल ऑपरेटर आ जाता है तो हमारा एक पॉलिनोमियल यानी नोमियल फॉर्म बनता चला स्टार्ट हो जाता है। अब उसमें एक खास बात होती है कि अगर एक पॉइंट जो पॉलिनोमियल को सबसे बेस्ट एग्जांपल सेट करते हुए ये फिट करता है कि हाँ भाई ये पॉलिनोमियल है, वो है उसकी पावर, जिसको हम पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं। तो तीनों का मतलब सेम होता है, पावर, एक्सपोनेंट एंड डिग्री। तो जब कभी भी पावर, एक्सपोनेंट या डिग्री होल नंबर होगी, पहला चैप्टर इसीलिए बोला था रिवाइज करने के लिए, अगर आपको पता है तो होल नंबर जरूर पता होगा। तो यानी इसका मतलब क्या है बेटा, कि जब कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाता है उसकी पावर मैक्स टू मैक्स जो भी बड़ी सबसे बड़ी नंबर होगा वो होल नंबर में होना चाहिए। अगर एक सिंगल भी पावर नेगेटिव में आ गया, इंटीजर्स में आ गया, तो समझ लेना कि वो पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। तो यही इसकी डेफिनेशन बनती है कि एक पॉलिनोमियल डिफाइन हम तब करते हैं जब कोई एक्सप्रेशन कंबाइन होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जिसमें आपका कॉन्स्टेंट, एक्सपोनेंट मतलब पावर और वेरिएबल इंक्लूडेड होता है। और पावर जो होनी चाहिए यानी एक्सपोनेंट जो होनी चाहिए, एक्सपोनेंट जो हमारा होना चाहिए वो शुड बी अ होल नंबर। क्या होना चाहिए बेटा, होल नंबर। होल नंबर का मतलब 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक सारे नंबर हमारे होल नंबर होते हैं। आई होप आपको ये नंबर्स के बारे में पता होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल एक बेसिकली फॉर्म ये होता है कि जब कभी भी हम कोई भी नंबर को डिनोट करते हैं, किसी भी नंबर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा 5, तो 5 क्या है, आप बोलोगे सर कांस्टेंट है, लेकिन ये 5 बना कैसे, कुछ तरीके होते हैं दिखाने के लिए। तो हम बोलते हैं सर ये नंबर है, हम नंबर को 5 लिख देते हैं। वैसे ही जब पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो पॉलिनोमियल को हमें लिखना कैसे होता है, उसका एक स्टैंडर्ड होता है, उसका एक पैटर्न होता है जिसके बेस पर आप कोई भी पॉलिनोमियल बना सकते हो। उसका स्टैंडर्ड ये कहता है कि कोई भी वेरिएबल मान लो, ये उसका कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट का मतलब वही कांस्टेंट टर्म, ठीक है।
सॉरी। तो ये जो टर्म्स है बेटा, ये जो टर्म्स है एक्स, एक्स और एक्स, ये हमारे वेरिएबल है, और ए जो दिखा रहा है वो उसका रियल नंबर है। अब रियल नंबर क्या होता है बेटा, रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, रूट में लिख लो आप, डेसिमल में लिख लो आप, फ्रैक्शन में लिख लो आप, इंटीजर्स में लिख लो आप, कैसे भी कर लो, लेकिन उसकी पावर जो होगी, जैसे n है, n-1 है, n-2 है, ये कंप्लीटली बेटा जो n है ना वो होल नंबर होना चाहिए। तभी अभी मैंने बताया पॉलिनोमियल की पावर या एक्सपोनेंट या डिग्री हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। तो बस इस पैटर्न पर हम जब दिखाते हैं किसी भी इक्वेशन, किसी भी पॉलिनोमियल को, वो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन जाता है, जिसमें a1 a2 a1 जो है ये, इसको हम लोग कोएफिशिएंट बोल दो या फिर रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं। कांस्टेंट टर्म को हम इट शुड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, मतलब जो हमारे नंबर्स होते हैं ये इसके कोएफिशिएंट हैं और ये सारे रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब आता है उसी पॉइंट पर, आप लोगों ने जब पॉलिनोमियल पढ़ा था बेटा तो उसमें एक पॉइंट आया था एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ये क्या होता है, सिंपल सा चीज है बच्चा, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना बच्चा, सेम पॉलिनोमियल का भाई होता है, बस डिफरेंट क्या होते हैं इन दोनों में, मतलब डेफिनेशन सेम होती है। ये भी वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर से ही मिलकर के बनता है, पॉलिनोमियल भी बनता है। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं? दोनों में बस एक चीज का डिफरेंस होता है बेटा, कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसकी पावर हमेशा होल नंबर होती है, और रियल नंबर, सॉरी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसकी पावर रियल नंबर होती है। मतलब रियल में कुछ भी लिख लो आप, माइनस में लिख दो, फ्रैक्शन में लिख दो, डेसिमल में लिख दो, जो मर्जी करे, उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैन हैव एनी रियल नंबर्स एज द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब बेटा पावर। तो जब कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन के ऊपर आप रियल नंबर, मतलब माइनस में, प्लस में, मल्टीप्लाई में, या फिर आपका फ्रैक्शन में, या फिर डेसिमल में, या फिर रूट में जब पावर हो जाता है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। लेकिन हमारा अलजेब्रिक जो हमारा पॉलिनोमियल है वो केवल और केवल बेटा उसकी जो पावर होगी, पावर जो होगी वो हमारी होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? होल नंबर। ठीक है, डन, क्लियर। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। किसके बारे में बेटा? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। अब पॉलिनोमियल्स अभी हमने सीखा कि मैथमेटिकल ऑपरेटर दो टाइप्स के होते, मैथमेटिकल ऑपरेटर, वेरिएबल, इन सभी के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है बच्चा? हमारा बनता है पॉलिनोमियल, जिसमें पावर, उसकी पावर कह लो, एक्सपोनेंट कह लो या डिग्री कह लो, उसको हम बोलते हैं कि वो होल नंबर होना चाहिए। अब बात आती है कि टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं पॉलिनोमियल? तो दो तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। पॉलिनोमियल को हम दो तरीके से बताते हैं और उन दोनों में अपनी अलग अलग पहचान होती है। एक होता है बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, एंड दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ये जो हमारा टर्म्स होता है बेटा, टर्म्स हमने 9th क्लास में पढ़ा है। जैसे 8th में भी आपने पढ़ा होगा कि मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है। मतलब जब कभी भी हमारे पास कोई एक टर्म होता है, एक सिंगल डेटा होता है, जैसे मान लो 5x लिख लो, 6y लिख लो, 7 लिख लो, 3x² लिख लो, ये समथिंग, क्या ये सारे एक एक टर्म है? तो इसी को बोलते हैं मोनोमियल। क्या क्या बोलते हैं बच्चा? मोनोमियल। तो यहाँ 10th में ना बेटा, आपको 10th में बेसिस ऑफ टर्म्स के बेस पर हमारे क्वेश्चन नहीं बनते, बस पता होना चाहिए कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, और फिर क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। उसके अलावा नेक्स्ट जब 3 से ज्यादा होता है तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, जो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स में इंक्लूड में आता है। लेकिन बेटा यहां से जो डिग्री है ना, इसी के बेस पर पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, यानी पूरा क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है इसी के बेस पर होता है। तो इस पर हम 1 by 1 समझते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले बेसिस ऑफ डिग्री, ये 6 पार्ट पढ़ना है, ये हम बाद में दिखाएंगे, एग्जांपल्स के फॉर्मेट में दिख रहा है, ये हम 0 के फॉर्मेट में मान लेते हैं इसको आंसर में। सबसे पहला आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ध्यान से समझना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो ये डिग्री के ऊपर है, मैं 1 by 1 समझाता हूं। डिग्री की मतलब पावर। जैसे मान लो मैंने लिखा 3x², 3x1, 3x के पावर 0, 3x के पावर क्यूब, 3x के पावर 5। तो ये जो पावर है ना बेटा, जिसको एक्सपोनेंट बोल दो या डिग्री बोल दो, इसके बेस पर हम डिफाइन करते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल कौन सा है। उन सभी चीजों के बारे में हम 1 by 1 समझते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो बच्चा, जब हम बात करते हैं अपने होल नंबर्स की, तो होल नंबर शुरुआत कहां से होती है? सर 0 से। अभी मैंने बताया आपको कि पावर जो होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए, और होल नंबर हमने अभी सीखा था बच्चा कि हमारी जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर्स होनी चाहिए। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होती है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसा करते चली जाती है इनफाइनाइट तक।
यही होता है ना बच्चा, होल नंबर से स्टार्ट होती है, मतलब 0 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। तो इसका मतलब पावर अगर हम सबसे पहले 0 रखें, पावर हम क्या रखें बच्चा, 0, किसी भी वेरिएबल के पावर में अगर हम 0 रख दें, किसी भी वेरिएबल के पावर में अगर हम 0 रख दें तो उसका नाम क्या हो जाता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या होता है बेटा, कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्यों, क्योंकि कभी भी हम वेरिएबल के पावर में जब 0 रखते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। ऑलवेज इस चीज को याद रखना, क्योंकि आपने क्लास 7th में एक्सपोनेंट एंड पावर करके एक चैप्टर पढ़ा था, भले ही आपको याद ना हो फिर भी मैं आपको बता देता हूं। वहां पर चैप्टर भले याद ना हो लेकिन ये चीज जरूर याद होगी कि किसी नंबर के ऊपर 0 लग दिया जाए या किसी वेरिएबल के पावर में 0 कर दिया जाए, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। किसकी वैल्यू, जिस भी वेरिएबल के पावर में 0 कर दिया जाए। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 5, तो ये 5 हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि 5 को हम 5 इंटू एक्स के पावर 0 भी रख सकते हैं और x के पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या बच्चा, ये हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल है। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल में हम क्या बोलेंगे, जिसमें वेरिएबल सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की क्या होगी बच्चा, 0 होगी, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो जाएगी, 0। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला 5 आपका क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, डन, क्लियर हो गया इतना, आगे चले। अब बात आती है जीरो पोलिनोमियल। सर अभी आपने बताया कांस्टेंट पोलिनोमियल में तो सबसे बड़ी पावर 0 होती है, तो जीरो पोलिनोमियल में क्या होता है बच्चा, इसको ध्यान से देखना है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि मुझे ये बताओ कि कांस्टेंट पोलिनोमियल और जीरो पोलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। ये आपको पता होना चाहिए बच्चा, वरना गलतियां बहुत हो जाती हैं, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कांस्टेंट को समझता है कि x के पावर 1 रख देंगे तो हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, 0 बोला है तो x के पावर में 0 रखने पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, मतलब ये जीरो पोलिनोमियल बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चा, कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब हम हमेशा जब भी हम पोलिनोमियल में कांस्टेंट पूछे या डिग्री के बेस पर पूछते हैं तो पावर पर ध्यान रखो आप। तो कभी भी हम कांस्टेंट की बात करेंगे तो वेरिएबल के ऊपर में 0 रखा जा रहा है, इसका मतलब वो कांस्टेंट होगा। लेकिन जीरो पोलिनोमियल की बात करेंगे तो उसका केवल एक ही एग्जांपल और वो खत्म, मतलब फाइनल क्लोज जो भी बोलो, स्टार्टिंग बोल दो, क्लोज बोल दो, उसका एग्जांपल बोल दो, कुछ भी बोल दो, वो केवल और केवल 0 होता है बेटा। दुनिया का इसके अलावा कोई भी नंबर जीरो पोलिनोमियल में नहीं आता। रीजन बीइंग कि 0 इंटू एक्स के पावर अगर 1000 भी रख दोगे ना वेरिएबल में तो भी उसका आंसर 0 होता है। इसीलिए जीरो पोलिनोमियल में जो डिग्री होती है ना बेटा, वो नॉट डिफाइन होती है। क्या होती है, नॉट डिफाइंड। हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन, हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। क्यों सर, क्योंकि 0 से जब हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे जिसके पावर कुछ भी हो, आंसर तो 0 आएगा, इसलिए वहां पे वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, 5 इंटू एक्स के पावर 0 का मतलब 5 इंटू 1 कर रहे हो, इसलिए 5 आ रहा है आपका आंसर। तो जीरो पोलिनोमियल एंड कांस्टेंट पोलिनोमियल में यही अंतर होता है कि जीरो पोलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होती है और कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो 0 होती है। इस चीज को ध्यान में रखना। क्लियर, यहां पे डिग्री क्या होती है, 0, और जीरो पोलिनोमियल में क्या डिग्री होती है, नॉट डिफाइंड। डन, चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट आता है लीनियर पोलिनोमियल। अब मैंने बताया था कि होल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 0 से, फिर कौन आता है, 1। तो इसका मतलब लीनियर पोलिनोमियल कहता है कि जिसमें सबसे बड़ी डिग्री जो होगी बेटा वो क्या होगी, 1। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिखा x + 6 = 5 या x = 7 या x - y = 7, ऐसा समथिंग कुछ भी हमारे पास एग्जांपल आ रहा है जिसमें सबसे बड़ी पावर कौन दिख रही है बच्चा आपको, सबसे बड़ी पावर हमारी पास दिख रही है किसी भी वेरिएबल की 1। जैसे अगर क्वेश्चन में लिखा होता x - y² = 7, तो मेरे रॉकस्टार इस चीज को ध्यान रखना। देखो यहाँ पर यहाँ इस वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे इस वेरिएबल की पावर 2 है, तो इस सब में सबसे बड़ी पावर जो है ना बेटा वो 2 है, ना कि 1। तो इसीलिए ये हमारा लीनियर नहीं बन सकता। लीनियर का मतलब है कि कोई भी एक वेरिएबल हो या कोई भी दो वेरिएबल हो किसी भी एक पोलिनोमियल में, उसमें सबसे बड़ी पावर अगर 1 आती है तो वो बन जाता है लीनियर पोलिनोमियल। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में सबसे बड़ी जो डिग्री होगी वो पावर में 2 होगी। सबसे बड़ी डिग्री में पावर में क्या हो जाएगी, 2। इतना समझ में आ गया कि लीनियर पोलिनोमियल मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब डिग्री 2। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आइए इसे हम बोलते हैं तीसरा जो होता है, एक सेकंड, क्वाड्रेटिक हो गया और कुछ था, एक सेकंड बचा, अच्छा वो तो गायब हो गया, कोई बात नहीं, इसी में मैं करा देता हूं। देखो तीसरा
तीसरा पॉइंट अगर मैं यहीं पर समझाऊं आपको, तो तीसरा होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या होता है बेटा? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल का रूल ये होता है, जब सबसे बड़ी पावर, क्वाड्रेटिक में क्या होता है 2, तो भैया क्यूबिक में सबसे बड़ी पावर कितनी हो जाएगी 3। उसी तरीके से 4 जो होता है, जिसको हम बोलते हैं क्वार्टिक, क्वार्टिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, जिसमें सबसे बड़ी पावर जो होती है वो कितनी होती है बेटा 4 होती है। समझ में आ रही बात? अब हम ग्राफ जब हम बनाएंगे बेसिस ऑफ डिग्री के बेस पर जब हम अपना आंसर लिखेंगे, तो डिग्री अगर 0 आई तो कौन सा पॉलिनोमियल? कांस्टेंट। किसी भी वेरिएबल की डिग्री अगर सबसे बड़ी डिग्री 1 आई तो कौन सी पॉलिनोमियल? लीनियर। सबसे बड़ी डिग्री 2 आई तो कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक। सबसे बड़ी पावर 3 आई तो कौन सा पॉलिनोमियल? क्यूबिक। और सबसे बड़ी पावर 4 आया तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा? क्वार्टिक बोल दो या फिर बाई क्वाड्रेटिक बोल दो। इतना क्लियर? यहां तक क्लियर? अब इसी में ना एक दूसरा एग्जांपल सेट करके मैं बता रहा हूं, जहां से आपका एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। मतलब एनसीईआरटी का एक कॉन्सेप्ट जहां से एक्सरसाइज नंबर 1 आपका 2.1 जो आया ना, जिसके बेस पर वो उड़ जाएगा। अब वो सुनना इसी के बेस पर है। मैंने ये बोला कि जब कभी भी हम किसी पोलिनोमियल की बात करते हैं तो उस पोलिनोमियल की बात हमेशा हम डिग्री के बेस पर करते हैं। अब डिग्री अगर सबसे बड़ी 1 है तो वो लीनियर बनेगा, 2 है तो क्वाड्रेटिक बनेगा, एंड सो ऑन जैसा जाता है। इसका मतलब है जो पावर है, जो डिग्री है, जो एक्सपोनेंट है, वही इस पूरे चैप्टर का बैकबोन है। इसका मतलब जो भी क्वाड्रेटिक, जो भी लीनियर, जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके पास दिया गया होगा, उसमें जो सबसे बड़ी पावर है वही उसके आंसर्स भी बनेंगे। समझा नहीं सर? कोई बात नहीं, समझाता हूं, ध्यान से समझो। अगर मैंने आपसे बोला कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 समथिंग ऐसा कुछ पॉलिनोमियल दिया है, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है, तो ये 2 है, तो मतलब इसका मतलब क्या है बच्चा? कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि 2 को हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इसका मतलब इसमें 2 आंसर आएंगे, यानी जब कभी भी आप x के आंसर निकालोगे तो उसके 2 आंसर आएंगे। कितने? 2 मतलब जितना पावर उतने उसके आंसर। मैंने क्या बोला? जितना पावर उतने उसके आंसर। अगर मैंने लिखा x का क्यूब तो कितने x के आंसर आएंगे? सर x के 3 आंसर आएंगे। x के पावर 4 लिखा तो ज्यादा से ज्यादा कितने आंसर आएंगे बेटा? x के 4 आ जाएंगे। तो आज से इस बात को एकदम मजबूती से गांठ बांध लेना, जितनी बड़ी पावर उतने उसके आंसर्स, जितनी बड़ी पावर उतने उसके आंसर्स। ये पोलिनोमियल्स की डिग्री के बेस पर हम आंसर निकालते हैं। मैंने क्या बोला? जितनी बड़ी पावर उतने उसके आंसर्स। अब जितने आंसर्स उतना ही पॉइंट कट करेगा एक्स एक्सिस पर। लिखते चलो, ये 3 ही पॉइंट बस बताने वाला हूं मैं, तीनों तुम कंफ्यूज रहोगे, और तीनों दिमाग में फिट कर लिया, पूरा चैप्टर निपट गया बेटा। मैंने क्या बोला? सबसे पॉइंट नंबर 1, जितनी बड़ी डिग्री उतने उसके हिसाब से उसका नाम। जैसे अगर सबसे बड़ी पावर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। जितनी बड़ी डिग्री उतने ही उसके आंसर्स आएंगे, मतलब उसके आंसर्स आएंगे कितने? 2 डिग्री है तो 2 आंसर आएंगे, 3 डिग्री है तो 3 आंसर आएंगे, 4 डिग्री है तो 4 आंसर आएंगे, 1 डिग्री है तो 1 आंसर आएंगे। और उतने ही उसके पॉइंट एक्स एक्सिस पर कट करेंगे। 2 डिग्री है तो 2 आंसर आएंगे, 2 ही बार कट करेगा। 3 डिग्री है तो 3 आंसर आएंगे, 3 बार ही कट करेगा। कैसे? देखो, आपने 9th क्लास में एब्सिसा कार्टेशियन प्लेन पे पढ़ा था कि सर ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा क्या होता है? वाई एक्सिस। पढ़ा था ना? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ा था ना बच्चा? पढ़ा था ना? ये पढ़ा था ना आप लोगों ने कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है? तो वाई, दुनिया का एक चीज ध्यान रखना बच्चा, दुनिया का कोई भी लाइन, पॉलिनोमियल चैप्टर में दुनिया का कोई भी कितना बार भी वाई एक्सिस पर कट करता है, तुम्हारा आंसर हमेशा 0 माना जाएगा। इतना मान लो, इस कार्टेशियन प्लेन पर वाई है ही नहीं। अगर एग्जामिनर तुमसे वाई से पूछता है, कुछ भी हजारों बार कट करवा रहा है, वाई से लाखों टाइम्स कट करवा रहा है, लेकिन तब भी तुम्हारा आंसर आएगा 0। जब वो पूछेगा कि मुझे बता दो कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जैसे मैंने ऐसे एग्जांपल लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, जो वाई को 2 बार कट कर रहे हैं या 1 लाख टाइम्स कट कर रहे हैं, समथिंग ऐसा सपोज कर लो, तो इसके जीरोस, इसके आंसर्स कितने होंगे? तुम क्या बोलोगे? 0 आएगा, क्योंकि तुमने बात किसकी की है? वाई एक्सिस की, और वाई एक्सिस पॉलिनोमियल में मैटर नहीं करता। क्लियर हो गया बच्चा? याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं ना? क्या करना है कि जब कभी भी बात होगी
वाई एक्सिस की आंसर हमेशा 0 आएगा, तुम भले ही लाख टाइम उसको कट करवा दो। लेकिन अगर गलती से भी उसने बोल दिया कि एक्स एक्सिस को एक बार कट किया है तो आंसर कितने आएंगे? 1। उसने बोला 2 बार कट किया है, 1 यहां 2 यहां, तो आंसर कितने आएंगे? 2। सपोज करो ये चलते चलते यहां से कट करते हुए यहां पर भी आ गया, तो हम इसको इनवैलिड समझेंगे क्योंकि वाई एक्सिस हमारी लाइफ में आई नहीं, हमें बस इस लाइन पर देखना है कितनी बार कट किया है। तो सर 1 2 3, तो इसका मतलब इसके 3 आंसर आएंगे, इसका मतलब इसके पावर में 3 होगा, इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। इज दैट क्लियर मेरे रॉक स्टार? मैंने बहुत आराम से आपको समझाया है कि जितने पावर उतने उसके आंसर्स, उतने ही उसके कट एक्स एक्सिस पर, उसी से हमें आंसर बताना होगा। अब मैं ये जो बार बार तुम्हें आंसर बोल रहा हूं ना, जब मैं बार बार उतने ही उसके आंसर उतने ही आंसर, उस आंसर का दूसरा नाम मतलब पोलिनोमियल की भाषा में जीरोज होता है। क्या होता है? जीरोज। अब समझना ध्यान से, यहां से एक पॉइंट, अगर मैंने 0 बोला और जीरोज बोला तो उसमें डिफरेंस है बच्चा। अब ये मत समझ लेना कि 0 में s जोड़ दिया तो ये इसका प्लूरल है, ये इंग्लिश नहीं है, ये मैथ है बच्चा। 0 मतलब 0 पोलिनोमियल की बात हो रही है, यहां पर 0 पोलिनोमियल की बात हो रही है जिसका एग्जाम्पल केवल आंसर में 0 आता है। लेकिन जब जीरोस की बात की जाएगी तो इसका मतलब होता है तुम्हें आंसर निकालने हैं, इसी का दूसरा नाम होता है पोलिनोमियल की भाषा में जीरोस। जब तुम 4th चैप्टर में चले जाओगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां पर इसी आंसर का दूसरा नाम हो जाता है रूट्स। तो जैसे तुम्हारा एक घर का नाम होता है, एक स्कूल का नाम होता है और एक दोस्त लोगों ने रख रखा होता है, लेकिन बंदा तो एक ही होता है। उसी तरीके से बंदा एक ही है आंसर, लेकिन चैप्टर के अकॉर्डिंगली हम उसका आंसर डिनोट करते हैं। जैसे पॉलिनोमियल में उसको जीरोस बोला जाता है, और अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो वहां पर हम रूट्स बोलते हैं। इक्वेशन में हम रूट्स बोलते हैं, पॉलिनोमियल में हम जीरोस बोलते हैं, नॉर्मली हम वैसे आंसर बोलते हैं। ठीक है, डन, समझ गए? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गया हो तो अब हम चलते हैं अपने 2.1 एक्सरसाइज को फटाफट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 0 समझ लिया क्या है बेटा? आंसर है आपका। ये रहा आपके सामने का पूरा क्वेश्चन। 1.1, ये 1.1 मतलब 2.1 है, बेचा दूसरा चैप्टर है ना हमारा, तो ये 2.1 है। देखो पहला क्या लिखा है, इन भाई साहब ने वाई एक्सिस को कट किया है, तो क्या यहां पर मेरा जीरोस बनेगा? नहीं सर, मेरा जीरो, इसका आंसर आएगा 0। यहां पर देखो कितनी बार कट किया है, पूरे ये y को कट किया, काउंट नहीं होगा। यहां पर 1 कट किया, मतलब ये लीनियर बनेगा और इसके जीरोस 1 आएंगे, इसके आंसर्स कितने आएंगे? 1। यहां पर कितनी बार कट किया? 1 टाइम्स, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, तो इसके आंसर क्या आएंगे बेटा? 3। यहां पर देखो बेटा 1 2 3। अब तुम कहोगे सर यहां पे तो टच करके गया है, कट तो किया नहीं है। बेटा चाहे टच करे चाहे कट करे, अगर एक्स एक्सिस को उसने टच भी कर लिया होगा तो भी उसके आंसर्स माने जाएंगे। तो 1 2 3, इसके भी आंसर 3 आएंगे। यहाँ पर कितना है? 1 2 3 4, इसके आंसर कितने आएंगे? 4 आएंगे। और यहाँ पर 1 2, यानी इसके आंसर्स कितने आएंगे बेटा? 2 आएंगे। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक भी है, ये सबसे बड़ी पावर 2 होगी और 2 इसके जीरोस भी बनेंगे। ठीक है, डन, समझ में आ गया? क्लियर हो गया पूरे अच्छे तरीके से? बस अब एक पॉइंट और बचा है बच्चा, जो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, एंड देन उसके बाद आपका पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा दूसरे चैप्टर। दूसरा चैप्टर में बच्चा बस मेन फंडा यही है कि हमें डिग्री बस अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, और वो अगर अच्छे से समझ में आ गई तो लास्ट है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जिसके बेस पर आपके सामने क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। और अब मैं अभी जब 2025 का दिखाऊंगा क्वेश्चन तो उसी के बेस पर पूछा गया है। तो आपको फिलहाल इतना सारा जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है बस इसको रिवाइज कर लेना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उसकी डिग्री बेस, जो मैंने अभी तुम्हें बताया है, वो चेक करने के लिए कि उतने ही आंसर आते हैं। और अब जो मैं तुम्हें कराने जा रहा हूं तो यहां से क्वेश्चन तुम्हें बनते हैं बच्चा, जिसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। किस क्या बोलते हैं? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए ये है आपका रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। यहां से अब हम समझते हैं अपने पूरे चैप्टर के बारे में। देखो बच्चा, जीरोस का मतलब तुमने समझ लिया ना, जीरोस का मतलब क्या है? आंसर्स। आंसर मतलब जितनी बड़ी पावर उतने उसके जीरोस, मतलब उतने उसके आंसर्स। जैसे मैंने अगर लीनियर की बात की, लीनियर की इक्वेशंस की बात की, तो बेटा इसमें सबसे बड़ी पावर क्या होती है? 1 होती है। सबसे बड़ी पावर क्या होती है लीनियर के लिए? 1। तो इसमें कितने जीरोस आएंगे?
सर एक जीरो है तो एक बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक ही इसके आंसर आएंगे, तो यानी उसको नाम देते हैं मैथ्स की भाषा में अल्फा। ये इसका जीरोज है। तो जब कभी भी लीनियर इक्वेशन आपके सामने आएगा तो उसके हम मानते हैं कि अल्फा है इसका जीरोस, सपोज करने के लिए। बाकी आपकी मर्जी एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। बात करें अगर हम क्वाड्रेटिक की, दूसरे पोलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक में सबसे बड़ी पावर कितनी होती है बेटा? 2। सबसे बड़ी पावर कितनी होती है? 2। तो बेटा जीरोस भी कितने होंगे? 2, और एक्स एक्सिस को कट भी कितने करेंगे? 2। तो आंसर्स कितने आएंगे? 2। बहुत अच्छा, तो यहां पर 2 आएंगे, तो एक को अल्फा मानते हैं, दूसरे को बीटा। और आपका जो एग्जामिनर है ना बच्चा, यही पर बेस्ड क्वेश्चंस हर साल पूछता है। ना वो लीनियर पर पूछता है, ना ही वो क्यूबिक पर, क्यूबिक तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, ना क्वाड्रेटिक तो देखने को भी मिलता नहीं। क्यूबिक के बस फॉर्मूला है बच्चा, तो क्यूबिक में 3 है तो क्या हो जाएगा? 3 जीरोस आ जाएंगे, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके वो सिलेबस में है ही नहीं। 3 पावर है तो 3 क्यूबिक आ जाएंगे, मतलब 3 जीरोस आ जाएंगे। तो हमें बेसिकली हमें इस वाले को अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसी में रिलेशन हमें जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में देखना है, ठीक है। तो आइए क्वाड्रेटिक को अच्छे तरीके से समझते हैं, पहले रिलेशन समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब यहां पर एक पॉइंट समझना बच्चा कि जब हमारे सिद्धराचार्य जी थे जिन्होंने क्वाड्रेटिक पूरा बनाया है, तो जब वो पॉलिनोमियल को डिराइव कर रहे थे तो उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सी आई कि जब हम देखो क्लास 9th में तुम लोगों ने स्प्लिटिंग मिडल टर्म से, मतलब मिड टर्म को स्प्लिट करके आप लोगों ने फैक्टराइज करना सीखा है ना दूसरे चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में, कि फैक्टराइज करने के लिए आपको सिखाया जाता था कि मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करो। वो किसने किया था? सबसे पहले सिद्धराचार्य जी ने। तो उन्होंने बोला था कि जब कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल फैक्टराइज नहीं होता है, तब उन्होंने बोला था कि मैं एक फॉर्मूला बनाता हूं जिसे फॉर्मूला मेथड भी बोलते हैं, जिसे सिद्धराचार्य मेथड भी बोलते हैं। वो आप क्लास 10th में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 में, लेकिन उसकी एक झलक पॉलिनोमियल में भी दिख जाती है। तब उन्होंने बताया था रिलेशन देना। रिलेशन का मतलब जब भी कोई क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए, तो 2 जीरोस आते हैं, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। एक होता है अल्फा और दूसरा हो जाता है बीटा। तो अब यहां पर उन्होंने एक चीज बताई कि जब 2 जीरोस आ रहे हैं तो मेरे पास 2 कंडीशन बनेंगी। पहला उन्होंने बोला कि पहले हमें सम करना होगा, यानी उन जीरोस का सम ऑफ जीरोस का सम कर दो, मतलब अल्फा और बीटा को सम कर दो। बहुत बढ़िया। दूसरा उन्होंने बोला प्रोडक्ट कर दो, किसको? दोनों जीरो को, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोला उन्होंने। इसको बोल दिया उन्होंने अल्फा इंटू बीटा, मतलब जो भी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है उसको हमें प्लस और ऐड करना है, ठीक है। डन, इतना समझ लिया। अब 2 पॉइंट हमारे सामने जब नजर आई, मतलब सिद्धराचार्य जी के सामने नजर आई, तो उन्होंने बोला कि प्लस और मल्टीप्लाई तो हम कर लेंगे, लेकिन इससे हमें निकल क्या रहा है? तो इसी को उन्होंने बोला जीरो। ये हमारे पास जीरोस तो हो गया, लेकिन हम कोफिशिएंट क्या बनाएंगे? कौन सा कोफिशिएंट? तब आपको पता है, स्टार्टिंग में जाइए आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बोला था कि जब भी हम कोई पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक की बात करते हैं या इक्वेशन की बात करते हैं या किसी भी नंबर डेटा की बात करते हैं, तो उसके पैटर्न को जानना समझना बहुत जरूरी है। यानी वो लिखा कैसे जाता है ये हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तो यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c। तब सिद्धराचार्य जी ने कहा था कि देखो भैया, तुमने जीरोस के बारे में तो बता दिया कि हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो कर लेंगे, लेकिन ये जो कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट? इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट का कौन कौन कोफिशिएंट है बेटा? a है, b है और c है। तो मतलब इसमें और इसमें क्या रिलेशन है वही तुम्हें बताना है। इसमें और इसमें क्या रिलेशन है वही तुम्हें बताना है। तो इन्होंने कैसे बताया, सिद्धराचार्य जी ने कैसे बताया, उसकी एक झलक मैं तुम्हें दिखाता हूं। जब आप क्लास 10th में 4th चैप्टर में जाओगे तो उन्होंने सिद्धराचार्य जो फॉर्मूला दिया था कि अल्फा और बीटा के 2 आंसर आएंगे, मतलब अल्फा बराबर आएगा -b प्लस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। वैसे यहाँ पर अल्फा और बीटा की जगह पर अगर हम लिख दे तो ये -b प्लस माइनस होता है, आप लोगों ने फॉर्मूला सुना होगा। लेकिन जब हम अल्फा की वैल्यू के लिए रखते हैं तो प्लस रख लेते हैं और बीटा की वैल्यू के लिए हम माइनस रख लेते हैं। बीटा की वैल्यू के लिए हमने -b माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a रख लेते हैं। तो अब कैटेगराइज करो बच्चा,
इन्होंने बोला कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। तो इसी सिद्धाचार्य फॉर्मूला से ही हमने वो रिलेशन निकाला है। तो अल्फा और बीटा को जब हम प्लस करेंगे बच्चा, तो यहां पर भी प्लस होगा, करो जरा प्लस। देखो डिनोमिनेटर तो आपका सेम है, ये भी डिनोमिनेटर सेम है, ये भी सेम है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम आ गया है। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, माइनस बी, यहां पर लिखा है प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बीच में प्लस का साइन है, दे दिया, और ये माइनस बी है, लिख लिया मैंने माइनस बी, और यहां पर फिर क्या है, माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो है, डिनोमिनेटर सेम था तो एक बार लिख लिया, प्लस तो ऐसे ही होता है। अब अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे बच्चा, तो ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है आपको प्लस है, और ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है आपका माइनस, तो ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, प्लस और माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस बी मिलकर के क्या हो जाएंगे बेटा, माइनस का 2b, और नीचे है 2 का a, तो 2 से खत्म होकर के माइनस b बाई ए बना था, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बन गया, माइनस बी बाई ए। इसीलिए रिलेशन बोला गया माइनस बी बाई ए, कहां पर, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, इसीलिए बोला गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ये फॉर्मूला जो रटाया जाता है ना, आपको ये पता है तो कैसे चले, पता तो चलना चाहिए ना आपको कि ये आया कहां से है, तो ये आया इन्हीं फॉर्मूले से, जब हम इनको प्लस करते हैं तब ये माइनस बी बाई ए आता है, और जब हम इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, जब इन्हीं दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, तो बेटा यही फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो यही रिलेशन है, बस इन्हीं दोनों फॉर्मूले पर हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चन जो होते हैं वो निपट जाते हैं। आपको अब पूरा क्वेश्चन कैसा भी दिखाई दे, बस हमेशा याद रखना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, आपके क्वेश्चन निपट जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात बच्चा, समझ में आ गई, क्लियर हो गया बच्चा, डन, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं ना। अब देखो बेटा, ये तो फॉर्मूला हमारे पास पता चल गया, कुछ आइडेंटिटीज भी लगती हैं, जैसे क्वेश्चन कुछ सामने ऐसे आ जाएंगे जो समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे लगाऊं, तो 2-3 आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जिसको आपको पता होना चाहिए, और इसकी हेल्प और उन आइडेंटिटीज की हेल्प से आप क्वेश्चंस को उड़ा दोगे। पहली आइडेंटिटीज जो आप लोगों ने पढ़ा है बचपन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरा क्या होता है, ए माइनस बी, यही होता है ना। इस आइडेंटिटी का यूज भी कभी कभी यूज हो जाता है, तो तुम ये थोड़ा सा माइंड में कर लेना। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हर एक क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। अब एक जगह पर अल्फा लिखा होगा अल्फा स्क्वायर, और बी के जगह पर बीटा का स्क्वायर, हमेशा याद रख लेना मेरे रॉकस्टार। ये वाली जो आइडेंटिटीज है ना, ये हर एक क्वेश्चन में, हर एक 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन में तुम्हें देखने को मिल जाएगी, और यही पूछा रहेगा। और अगर पूछा नहीं रहेगा डायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट में आप जब सॉल्व करोगे तो यही निकल करके आएगा भी, कि मतलब इसी की वैल्यू बताओ। तो जब कभी भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के केस में, यानी ए स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के केस में आए, तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना है जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा। क्या क्या है कि सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, इस चीज को ध्यान में रख लेना बेटा। यानी जब कभी भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, इसको याद रख लेना। जब कभी भी ये वैल्यू आती है तो उसको ये वाली वैल्यू याद ना करके हम इस वाले सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, एंड देन ये वाली के अलावा 90% क्वेश्चन में ये आपके आइडेंटिटीज लगने वाली है। इन सब के अलावा बस एक ये दोनों आइडेंटिटीज याद रख लेना। इन सभी से रिलेशन से हम क्वेश्चन को निपटा डालेंगे, इन सभी की हेल्प से हम क्वेश्चंस को उड़ा डालेंगे। ठीक है, डन, क्लियर हो गया, डन बच्चा। तो बस इस पूरे चैप्टर्स में हमने पूरा काम खात्मा कर दिया है, कुछ है नहीं बचा हुआ। छोटे मोटे पॉइंट्स जो हैं वो इस चैप्टर से, जो मैंने कोई भी ऐसा टॉपिक छोड़ा नहीं है। एक टॉपिक आपको लग रहा, आपको पता चलेगा आगे चल करके, जो अभी फिलहाल 2-3 सालों से पूछा नहीं जा रहा है, जो है ग्राफ्स को, मतलब लाइन्स रिप्रेजेंट करने वाली लाइन ग्राफ करना, जो हटा दिया है। तो उसको हम जब हम अपना तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे ना बच्चा, लीनियर इक्वेशंस, तो वहां पर थोड़ा बहुत देख लेंगे, लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं है।
तो उसको हम डिटेल में वहां पर समझ लेंगे, क्योंकि वहां पर लीनियर इक्वेशंस में ग्राफ से दिखाना पड़ता है, और वो इस टॉपिक का नहीं, वो उसी टॉपिक का है, ग्राफ का। ग्राफ की हेल्प से आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना, तो वो जब मैं थर्ड चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली हमारा जो 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर था वो इतना ही पढ़ना था, जिसमें आपको डिग्री पहचानना बहुत जरूरी है, और दूसरा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन कैसे आया है, कैसे क्वेश्चन बने हैं, और किस तरीके से आप क्वेश्चन को आगे लेकर के चलोगे, जिसकी हेल्प से आपको क्वेश्चन को उड़ाना पड़ेगा, वो सारी चीजें यहाँ पर आ गई। अब आइए चलते हैं 1 by 1 अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब मैं हर एक क्वेश्चन को दिखाता चलूंगा, पूरे आराम से दिखाऊंगा बच्चा, कुछ आपको इजी तरीका भी, मतलब जब आप एमसीक्यूज में सॉल्व करोगे। अच्छा, एक चीज और याद रखना बच्चा, इस चैप्टर से एमसीक्यूज बहुत पूछे जाते हैं, तो जब मैं एमसीक्यूज यानी जो क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, उसका एमसीक्यूज वाला अप्रोच भी दिखाऊंगा, और उसको 2 मार्क्स वाला, 2 मार्क्स में भी इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो 2 मार्क्स वाले अप्रोच में भी मैं उसको दिखाऊंगा। तो याद रखना कि यहां से 2 ही टाइप के बनते हैं, या तो वो आपको 1 मार्क के लिए एमसीक्यू दे, या तो 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट आंसर दे। तो दोनों तरीके की मैं अप्रोच सिखाने जा रहा हूं कि आप सेकंडों में भी इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो, और आप 2 मिनट में भी इसको उड़ा सकते हो। तो आप टाइम भी लगाओगे और आप सेकंडों में उड़ाओगे, दोनों तरीका मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। और जो जो तरीका बताऊंगा उसको नोट करते चलना कि कीवर्ड मैं बताऊंगा, जैसे पहले चैप्टर में मैंने वर्ड प्रॉब्लम में कीवर्ड बताए थे ना, वैसे इसमें भी बताने जा रहा हूं आपको। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या है बच्चा। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल is reciprocal to of other than the value of k। अब जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले मैं सबसे पहले आपको लॉन्ग आंसर वाला बताऊंगा, ताकि आप स्टार्टिंग से ही बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लो। फिर मैं शॉर्ट तरीका, जिसको आप 2 सेकंड में भी इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। 2 सेकंड छोड़ो, मैंने तो बहुत ज्यादा बोल दिया। 1 सेकंड में सोचोगे, मान लो कि 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन को देखोगे और आंसर डायरेक्ट बताओगे, गारंटेड बोल रहा हूं। जब मैं इसका शॉर्टेस्ट अप्रोच बताऊंगा तो पहले लेकिन लॉन्ग वाला बता देता हूं, क्योंकि हमें वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वो कैसे आया है। देखो बच्चा, सबसे पहले हम मानेंगे लेट फर्स्ट 0 इज अल्फा एंड सेकेंड 0 इज 1 by अल्फा। क्योंकि रेसिप्रोकल बोला है ना बेटा, तो रेसिप्रोकल का मतलब हमारे पास 2 ही जीरोस होते हैं। ध्यान से समझना, एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। क्वाड्रेटिक के केस में 2 ही जीरोस होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो हमेशा याद रखना कि जो केस तुम्हें बोला रहेगा बीटा के जगह पर मान लेना। तो एक अल्फा हमने ले लिया और दूसरा रेसिप्रोकल बोला था, तो बीटा के जगह पर हमने 1 by अल्फा ले लिया। बीटा के जगह पर हमने क्या ले लिया बच्चा? 1 by अल्फा। समझ में आ रहा है? बस अब हमने ये केस ले लिया। हमारा पहला केस क्या बनता है? सम ऑफ जीरोस, रिलेशन वाला, हर जगह वही लगने वाला है बच्चा, हर जगह वही लगेगा। केस बनता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ये फॉर्मूला होता है। हाँ जी सर, लेकिन मेरे रॉक स्टार, इस बीटा के जगह पर तो हमें ये रखना है, अल्फा प्लस 1 by अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। कैसे आता है? देखो ये क्या लिखा है, 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस का के, ये हमारा क्या है? ये पोलिनोमियल है। तो हम कंपेयर करते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इससे हम कंपेयर करके x की वैल्यू निकालोगे, सॉरी a की वैल्यू निकालोगे। कंपेयर करोगे, a की वैल्यू क्या आएगी? 5, b की वैल्यू क्या आएगी बच्चा? 13, और c की वैल्यू क्या आएगी बच्चा? की। हमारे पास abc की वैल्यू आ गई, और इस abc की वैल्यू को हमें इसमें रखना होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस b की वैल्यू क्या है? 13 अपॉन a की वैल्यू क्या है? 5। अभी फिलहाल के लिए रहने दो, सॉल्व नहीं करना है, इतना ही रहने दो। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये आपको हिंट खुद देगा कि आपको कहां से सॉल्व करना है और कहां से सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गया? देखो नेक्स्ट, दूसरा केस बनता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ये केस बनता है, ये सम हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा के जगह पर हम क्या लिखेंगे बच्चा? 1 by अल्फा, क्योंकि हमने दूसरा वाला केस माना है 1 by अल्फा बीटा के। सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू है के, अपॉन में ए की वैल्यू है 5। देखो यहां से अल्फा इंटू 1 by अल्फा, मतलब अल्फा अल्फा से कट जाएगा, और 5 यहाँ पे कुछ नहीं बचा 1, तो 5 का 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो k की वैल्यू आ गई है 5। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? k की वैल्यू बताओ। तो क्या ये वाला पोर्शन मुझे निकालने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तो तुम डायरेक्ट प्रोडक्ट से भी इस क्वेश्चन को निपटा सकते थे। तुम डायरेक्ट प्रोडक्ट से, क्योंकि प्रोडक्ट से ही लगाने पर, अल्फा इंटू बीटा लगाने पर ही k की वैल्यू हमें मिल गई। हमें तो k की वैल्यू निकालना था, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट जब स्ट्रांग होगा तब तो हमें पता चलेगा कि किसमें हम प्लस लगाएं, किसमें हम माइनस मल्टीप्लाई लगाएं। इसलिए मैंने तुम्हें दोनों करके दिखाया।
कि सपोज कर लो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, दूसरा वाला सॉल्व करके देख लो, क्या पता वहां से आंसर निकले। दोनों तरीके से करो, चाहे आप दोनों लिख दो तो भी आंसर सही है, केवल इसके बाद ये लिख दोगे तो भी आंसर सही है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन उड़ा दोगे। कर लिया। अब आओ मैं आपको सेकंड वाला आंसर बता रहा हूं जिसको आप सेकंड में उड़ा सकते हो। क्या है सेकंड वाला, ध्यान से समझना बच्चा। सेकंड वाला ये है कि मतलब जो एमसीक्यूज में जब आप उड़ाओगे, एमसीक्यूज में यही क्वेश्चन अगर आ गया तो कैसे उड़ाओगे, तो नोट करना, जब कभी भी पोलिनोमियल वाले केस में रेसिप्रोकल वर्ड आएगा, क्या आएगा बेटा, लिखो वहां पर, जब कभी भी रेसिप्रोकल वर्ड आएगा इस वाले चैप्टर में, तुम हमेशा बस याद रखोगे, हमेशा क्या याद रखोगे बच्चा, कि रेसिप्रोकल वर्ड आते ही, रेसिप्रोकल वर्ड आते ही हमें बस याद रखना है C बराबर A, खत्म। C बराबर A, क्या याद रखना है बेटा, C बराबर A। हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट से जो भी वैल्यू ABC की निकालते हैं, हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में से जो भी ABC की वैल्यू निकालते हैं, उसमें जो C की वैल्यू होती है और A की वैल्यू होती है, वो दोनों आपस में बराबर होती हैं, वो दोनों आपस में क्या होती हैं बच्चा, बराबर होते हैं। अब ध्यान से देखो, C क्या था यहां पर, सर C है तो K, और A क्या है बच्चा 5, आपका आंसर खत्म। सीधे सेकंडों में टिक करो, बिना पेन एंड पेपर से आगे निकल जाओगे। तो क्या याद करोगे, जब कभी भी रेसिप्रोकल वर्ड आएगा तो क्या याद करना है, C बराबर A। एमसीक्यूज क्वेश्चंस में आप उसको उड़ा दो, लेकिन जब आपको 2 नंबर में आएगा तो आपको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, आपको एज्यूम करना पड़ेगा, लेट फर्स्ट 0 इज अल्फा, सेकंड 0 इज 1 बाई अल्फा, देन उसको प्रोडक्ट में दिखाओगे एंड देन उसके बाद K की वैल्यू 5 दिखाओगे। तो मैंने आपको दोनों अप्रोच सिखा दिया है, आपको मानना कैसे, सपोज कैसे करना है। पहले अल्फा बीटा होता था, फिर बीटा की जगह पर 1 बाई अल्फा क्यों लिखा है, क्योंकि वहां पर रेसिप्रोकल वर्ड आया। तो इस अप्रोच से आप क्या कर लोगे, रेसिप्रोकल वाले वर्ड को खत्म कर दोगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं बच्चा जो रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में, उन सभी वर्ड की दो तरीके बताऊंगा, एक 2 नंबर के लिए और एक 1 नंबर के लिए, जो एमसीक्यूज में आता है। आइए चलते हैं आगे, लिखते जाना बच्चा उसको। आइए दूसरा पॉइंट डालना, दूसरा हेडिंग डालना, नेगेटिव। नेगेटिव के केस में जब कभी भी नेगेटिव आते हैं तो क्या करना होगा। अब बेटा देखो, यहां पर भी सबसे बड़ी पावर 2 है ना, तो यहां पर भी 2 ही जीरोस आएंगे, एक अल्फा दूसरा बीटा, यही आएंगे। लेकिन मेरे रॉकस्टार नेगेटिव आया है तो एक मानेंगे, लेट फर्स्ट जीरोस इज अल्फा, देन सेकंड इज नेगेटिव बोला है, नेगेटिव टू ईच अदर, मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, तो एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा होगा, तभी एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। तो अब एक पॉइंटर्स डालना बच्चा, जब कभी भी क्वेश्चन में आपके पास नेगेटिव टू ईच अदर आए या फिर मैग्नीट्यूड सेम बट डिफरेंट, ये बोर्ड में आया हुआ है इसीलिए तुम्हें ये वर्ड लिखवा रहा हूं, डिफरेंट साइन, ये वर्ड आए इतना बड़ा, इस नेगेटिव के जगह पर मैग्नीट्यूड सेम बट डिफरेंट साइन वर्ड आए, या फिर एडिटिव इनवर्स आ जाए। क्या आ जाए बेटा, एडिटिव इनवर्स आ जाए। इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड आता है, अगर इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड आता है, हमेशा याद रखोगे एक अल्फा तो दूसरा माइनस अल्फा, हमेशा क्या याद रखोगे बेटा, एक अल्फा तो दूसरा माइनस अल्फा। सेम वही फॉर्मूला लगाओ बच्चा, सेम लगाओ, क्या कि हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा के जगह पर तो अल्फा ही रहेगा, लेकिन बीटा के जगह पर हमें क्या रखना है, माइनस अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अब सबसे पहले वहां से इस पूरे हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो उसको लिख लो, क्या है 4x स्क्वायर माइनस 8k स्क्वायर माइनस 40k x माइनस 9, ये है। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 4 आ जाएगी। b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू पूरा है बेटा, देखो ध्यान रहे बच्चा, साइन के साथ में तुम्हें लेना है, तो माइनस 8k स्क्वायर माइनस 40k, ये हमारी b की वैल्यू है। और c की वैल्यू क्या है बच्चा, पूरा माइनस का 9। हमने यहां से abc की वैल्यू निकाल ली है, क्या निकाल ली बेटा, abc की वैल्यू।
हमेशा याद रखना जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हो तो वहां से स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो ax² + bx + c होता है वहां से हम a b c की वैल्यू निकालते हैं। ये हमने निकाल दिया देख करके कि भैया ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, वो c की वैल्यू है। हमारे पास ये वैल्यू आया है। अब ध्यान से देखो, ये तो पूरा इससे कट जाएगा तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर तो 0 होगा, यानी -b/a, यानी -b बराबर क्या हो जाएगा, a × 0 मतलब 0, यानी b बराबर क्या आ रहा है, 0। ये हमारे पास सिक्वेंस फॉर्म आ रहा है। क्या आ रहा है, b की वैल्यू 0 आ रही है। तो b की वैल्यू है कितना, इतना आ रही है ना बच्चा, b की वैल्यू तो इतनी आ रही है। इसका मतलब हमें सॉल्व करना कैसे है, देखो बच्चा, हमें सॉल्व करना है, इसका मतलब b की वैल्यू क्या है, -8k² -40k = 0। यही तो है b की वैल्यू 0। तो b की वैल्यू क्या आ रही है, b की वैल्यू इतनी आ रही है, हमने इसके बराबर 0 कर दिया। अब ये माइनस इधर जाएगा तो खत्म, यानी 8k² -40k बराबर क्या आ जाएगा, 0। यानी मैं इसको लिख सकता हूं क्या, दोनों में से कॉमन क्या है, 8k कॉमन है बच्चा, तो यहाँ से 8k निकाल दिया तो k बचा, यहाँ से k चला गया तो 8 5 = 40, यानी 5 कॉमन = 0। अब एक बार 8k के लिए 0 कर लेंगे और एक बार k - 5 के लिए 0 कर लेंगे, तो यहाँ से k बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि 8 से 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, और दूसरा k बराबर ये माइनस उधर जाकर के 5 हो जाएगा। यानी k के दो आंसर, एक 0 और दूसरा 5, एक 0 दूसरा 5, एक 0 दूसरा 5। इतना सॉल्व करोगे तो 2 नंबर मिलेंगे। कब कब, जब आपसे नेगेटिव पूछता है, मैग्नीट्यूड सेम बट डिफरेंट साइन पूछता है, या एडिटिव इनवर्स। ये आज तक वर्ड नहीं पूछा है, बट इसका मतलब भी यही होता है, क्लास 8 में तुमने पढ़ा होगा एडिटिव इनवर्स होता क्या है। उसी तरीके से नेगेटिव और ये वाला पूछा गया है, बोर्ड में भी पूछा गया, तुम्हारे स्कूल में भी ये आ रहा है, तुम्हारे पेपर में लिख के ले लेना, तुम्हारे पेपर में आ रहा है जब तुम यूनिट एग्जाम देने जाओगे। तो मैग्नीट्यूड सेम बट डिफरेंट साइन वर्ड आएगा तो समझ लेना यही एक अल्फा रखना है, दूसरे को -α, सेम फॉर्मूले में रखोगे आंसर आ जाएगा। अब देखो इस वाले केस में अल्फा × बीटा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो रेसिप्रोकल में अल्फा प्लस बीटा की जरूरत नहीं होती, अल्फा × बीटा से काम हो जाता है, मतलब प्रोडक्ट से काम हो जाता है। लेकिन नेगेटिव के केस में हमें सम से काम निकालना पड़ता है, यानी अल्फा प्लस बीटा वाले फॉर्मूला से होता है अल्फा × बीटा, प्रोडक्ट का काम ही यूज नहीं हुआ और हमें k की वैल्यू निकल गई। समझ में आ गई बात। ये तो पूरा डिटेल वर्जन है, मतलब आपको डिटेल में समझना है। अब जब कभी भी, अब मैं एमसीक्यूज बताने जा रहा हूं कि एमसीक्यूज आएगा तो कैसे करोगे, तो एमसीक्यूज के लिए है बच्चा, इस वाले केस में भी आपको बस इतना याद रखना है कि जब ये सारे नाम आएंगे, तो बस तुम्हें याद रखना है b = 0। कैसे b = 0 आया है मैंने तुम्हें यहां करके दिखाया है बच्चा। तो बस हमेशा याद रखना कि जब कभी भी नेगेटिव या मैग्नीट्यूड सेम इन डिफरेंट साइन ऐसा कोई भी सीक्वेंस आता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आपको बस इतना याद रखना है मेरे रॉकस्टार कि नेगेटिव या मैग्नीट्यूड सेम वर्ड आते ही बट डिफरेंट साइन वर्ड आते ही आप b = 0 कर दोगे, और जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा उसमें जो भी b की वैल्यू होगी उसको 0 से कंपेयर करके जो भी पूछा रहेगा वो आंसर आप बता दोगे। अब b = 0 करने के बाद आपको ये वाला स्टेप तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये बड़ा वाला था। अगर मान लो कुछ जैसे k = 5, k = 6 होता तो हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया बच्चा। बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे और बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें समझाया है। ठीक है मेरे रॉक स्टारों, डन, क्लियर हो गया। तो छोटे छोटे पार्ट्स में भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस को निपटाते हैं, बच्चा। आइए कुछ क्वेश्चंस को और कर लेते हैं, देखो क्या लिखा है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छूट गया है, वो मैं अभी इस क्वेश्चन के माध्यम से करा देता हूं। देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब तुम्हारे पास 2 जीरोस होंगे, मतलब जब जीरोस होंगे, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू होगी, तो तुमसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए बताएगा। जैसे पहले क्या होता था, अभी 2 क्वेश्चन में आपने देखा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, आपको 0 निकालना है। लेकिन यहां पर क्या है कि जीरोस दे रखे होंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना होगा। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख लेना कि जब कभी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछा जाएगा आपसे, आप उसका फॉर्मूला लिखोगे x² माइनस, लिख लो बच्चा इसको, सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बस इतना ही है। यानी इसके बाहर में k वर्ड आ जाता है जो कि कांस्टेंट है। अगर हम इसे मैथ्स के टर्म्स में लिखेंगे k(x²), सम ऑफ जीरोस को क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा x प्लस
प्रोडक्ट को लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, यही हमारा फॉर्मूला है बच्चा। इस फॉर्मूले से ही हम कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है वो निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चा, वो हम निकाल लेते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, इस तरीके से हमें पोलिनोमियल बनाना है। वन ऑफ हुज जीरोस, एक जीरोस दे रखा है, तो हमारे पास दो जीरोस होते हैं, एक अल्फा और दूसरा क्या होता है बीटा। एक अल्फा दूसरा क्या होता है बीटा। तो अल्फा हमने मान लिया एक, ये अल्फा है हमारे पास, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू तो दे रखा है, कितना है 2 + √5। दूसरा केस क्या बोल रखा है, एंड सम ऑफ जीरोस 4 दे रखा है। सम ऑफ जीरोस किसको दिखा रहा है बच्चा, किसको दिखा रहा है, अल्फा प्लस बीटा को दिखा रहा है। सम ऑफ जीरोस यही तो होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो यानी हम यहां पर क्या रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुम्हें कितना दे रखा है 4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दे रखा है 4, जिसमें अल्फा की वैल्यू कितना दे रखा है 2 + √5। तो हमें बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ जी सर, कैसे निकालोगे बच्चा, बस अल्फा की जगह पर रख दो। तो अल्फा के जगह पर जब रखोगे तो अल्फा मतलब 2 + √5 और प्लस बीटा इक्वल्स टू 4। अब हम क्या करेंगे, ये पूरा प्लस है, इधर जाकर के माइनस, तो बीटा इक्वल्स टू 4 - 2 + √5। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो सब माइनस में हो जाएगा, यानी 4 - 2 - √5, यानी इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2 - √5। तो बीटा की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 2 - √5। अल्फा मिल गया आपके पास, अल्फा पहले से ही था 2 + √5, बीटा मिल गया 2 - √5। अब ये वाला फॉर्मूला है बच्चा, यहां पर अल्फा रखोगे 2 + √5, बीटा क्या रखोगे 2 - √5, अल्फा क्या रखोगे 2 + √5, बीटा क्या रखोगे 2 - √5 करके इस पूरे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, आइए जरा चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। क्या निकालेंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या आई थी बच्चा 2 + √5 आई है हमारे पास, प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है 2 - √5। तो इसको ब्रेक करो जरा, 2 + √5 + 2 - √5, तो ये पूरा खत्म। 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई है 4। अब हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा की वैल्यू क्या है 2 + √5 इंटू 2 - √5। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग मतलब जब मैं मिड में पढ़ा रहा था आपको, तो बताया था ना कि एक फॉर्मूला हमेशा यूज होता है, कौन सा, याद हो, a² - b² बराबर क्या होता है, a - b और a + b। यही बताया था ना, जरा चेक करो, a + b a - b, a + b a - b, a + b a - b, क्या फॉर्मूला होगा, यानी a b मान ले अगर इसको हम, तो a + b a - b, a + b a - b बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, यानी यहां से माइनस का 1 आ गया, किसकी वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इतना, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इतना, माइनस का 1। अब आ जाओ इस फॉर्मूले में, देखो बच्चा के, यहां से तुम्हारा फॉर्मूला का आंसर निकल जाएगा, के ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है 4। देखो जरा क्या आई है 4 आई है ना, तो रख दो यहां पर माइनस का 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई है माइनस का 1। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, खत्म। तो x² प्लस 4x, आप चाहो बच्चा तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, अब देखो मैंने क्या क्या चीजें कराई हैं, तुम्हें पहले वो ध्यान से समझ लो। सबसे पहले मैंने डिग्री के बारे में बताया, अभी जाओगे क्लास के बाद तो तुम्हें रिवाइज करना है, जितनी डिग्री उतने उसके आंसर उतने एक्स पॉइंट पर कट करेगा। उसके बाद मैंने रेसिप्रोकल के बारे में पढ़ाया, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बारे में पढ़ाया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। उसके बाद फिर हमने रेसिप्रोकल का शॉर्टकट फॉर्मेट पढ़ा कि जब भी रेसिप्रोकल वर्ड आएगा तो c = a कर देना, एमसीक्यूज के लिए लॉन्ग
कैसे करना वो सॉल्व कराया। फिर मैंने नेगेटिव मैग्नीट्यूड सेम बट डिफरेंट साइन या फिर एडिटिव इनवर्स वर्ड वाला भी पढ़ाया कि जब एमसीक्यूज में आएगा तो b बराबर 0 करना है, लॉन्ग आएगा तो कैसे सॉल्व करना है। फिर लास्ट में मैंने तीसरा वाला क्वेश्चन आपको कराया कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला ये होता है। उसके पहले फिर क्वेश्चन को देखा हमने तो वहां पर सम ऑफ जीरोस और एक जीरोस दे रखा था, वहां से हमने दूसरा जीरोस निकाला, फिर दोनों जीरोस को सॉल्व करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल करके हमने वैल्यू को पुट कर दिया। आइए देखते हैं क्या लिखा है। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, देन वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सारी चीजें आपके सामने दिख रही हैं। अब इनमें करना क्या है बच्चा, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, मैंने आपको तरीका बता दिया था कि हमें बस दो ही चीजों पर फॉलो करना है, एक तो सम ऑफ जीरोस और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखो ध्यान से बेटा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा, और हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ये माइनस बी बाई ए, और ये क्या होता है बेटा सी बाई ए, यही होता है ना। तो बस सिंपल सा चीज है, देखो यहां पर देखो बच्चा, तो यहां से यहां तक अल्फा प्लस बीटा है और यहां से यहां तक क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बाई ए, यहां से चेक करो बच्चा, यहां से चेक करोगे तो माइनस बी, तो माइनस ये रहा ए की वैल्यू, ये रहा बी की वैल्यू, ये रहा सी की वैल्यू, तो माइनस ब्रैकेट में बी की वैल्यू है माइनस का ए अपॉन में सी, ए की वैल्यू क्या बेटा 1, यानी यहां से आंसर आ जाएगा ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी बाई 1, यानी इसकी आंसर आ जाएगी क्या, माइनस का बी। हमारे पास ए और बी की वैल्यू मिल गई है। तो बेटा देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ए आई है, मैंने ए रख दिया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस बी आई है, तो ए माइनस बी आपका आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया बच्चा, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं ना। चलिए बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वन बाय वन देखते जाओगे, बस एक चीज याद रखना बच्चा, एक चीज आप लोगों को याद रखना है, और वो है आपका मेन थीम, जो रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो, उसको पकड़ करके रखना। जीरोस बोले वन जीरोस दूसरे जीरो से, जब मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो देखना 99% इस चैप्टर का क्वेश्चन सिर्फ उसी फॉर्मूले से, यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से खत्म होता है। बस तुम्हें बस ये पहचानना है बच्चा कि अल्फा और बीटा के जगह पर हमें रखना क्या है, दैट्स इट। एक ही फॉर्मूला है जो रिलेशन वाला है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, कैसा भी क्वेश्चन दे हमें घुमा फिरा करके इसी में ला करके सॉल्व करना है। आइए इसको देखिए क्या लिखा है, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, देन द वैल्यू ऑफ इतना। अब यहां से यहां तक की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो मेरे रॉक स्टारों सिंपल सी चीज है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, अल्फा के पावर 4 बीटा के पावर 3 प्लस अल्फा के पावर क्यूब बीटा के पावर 4। अगर मैं इसको इसमें से कॉमन ले लूं, इन दोनों में से कॉमन लूं, क्या कॉमन लूं बच्चा, यहां पर अल्फा के पावर क्यूब है दोनों में और बीटा के पावर क्यूब है, कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा क्या बेटा, अल्फा के पावर क्यूब लिया है कॉमन, तो यहां पर एक अल्फा बच गया है, लिख दिया। बीटा हमने पूरा कॉमन ले लिया है, यहां से अल्फा पूरा कॉमन ले लिया है, तो बीटा 3 लिया है तो एक तो बच जाएगा, यानी प्लस बीटा। यानी अगर आप चेक करोगे बच्चा तो ये अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब है इंटू अल्फा इंटू बीटा है, यही है। फिर से वही चीजें मिल गई, अल्फा प्लस बीटा है, ये है आपका सम ऑफ जीरोस और ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालो और क्वेश्चंस को निपटा दो बच्चा। देखो जरा, यहां से क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है फॉर्मूला, यानी हो जाएगा माइनस बी, यानी ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू। तो माइनस बी क्या है बच्चा, माइनस का 5, यानी माइनस ब्रैकेट में माइनस का 5 अपॉन में 1, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है 5। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है बच्चा, 5 आ रही है। अब मैं अल्फा इंटू बीटा की बात करूं तो क्या फॉर्मूला होता है, सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, सी बाई ए। सी की वैल्यू क्या है, 3 बाई 1, यानी क्या आ गया 3, यानी क्या आ गया बच्चा आपका 3 आंसर। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 5। तो दो चीजें हमारे पास तो मिल गई हैं। अब बस वही वैल्यू रख दो, यहां पर देखो बच्चा 3 का क्या हो जाएगा क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है 5, यानी ये हो जाएगा कितना 27 इंटू 5। 27 इंटू 5 मतलब अगर मैं यहां से इसको सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा 135, कितना आ गया 135। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यही क्वेश्चन समझ में आ गया, यही क्वेश्चन सॉल्व करना था बच्चा। मैंने आपको हमेशा बोला है एक चीज एकदम लिख लो बच्चा, इसको नोट डाउन कर लो, साइन करवा लो मुझसे। बस एक फॉर्मूला अगर तुम्हें पता है वो है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो।
तो बस हमें उसी में सॉल्व करना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, कैसा भी क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन की जो भी तुमसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा ना, उसमें उस क्वेश्चंस के बस थीम अलग होंगे, सेंटेंस अलग होंगे, वर्ड अलग होंगे, लेकिन सॉल्व वो इन्हीं पैटर्न पर होंगे बेटा। देखो जैसे पहला सॉल्व करवाया था तो वहां पर भी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगा करके हमने सॉल्व किया। यहां पर भी बस पूछने के तरीके दे दिए अलग, तो हमने कॉमन निकाल करके उसको टर्म में चेंज किया एंड देन फिर वही फॉर्मूला लगा करके किया। तो 10th वाली जो क्लास है ना वो बहुत ईजी है, बस डिपेंड करेगा कि तुम कैसे उसको टैकल कर रहे हो। तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, मतलब मुझे बस एक ही चीज पर फोकस करना है, चाहे जैसा सवाल आएगा मुझे बस दो फॉर्मूले पर ही अप्लाई करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, क्वेश्चन अपने आप उड़ जाएगा। आइए देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन, ये वाला 2.1 जो मैंने आपको पढ़ाया था, सिंपल सा, आपको जीरो पूछ रहा है कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, तो 1 2 3, तो इसके आंसर क्या आ जाएंगे 3। तो ये तो बहुत इजी था। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स पूछा है, पी ऑफ वाई पूछा होता तो हम इसका आंसर 0 टिक कर देते, लेकिन 0 ऑप्शन में था ही नहीं। तो ये हमारा इजी सा क्वेश्चन था। ये ऐसे भी क्वेश्चन 2025 में आए हैं, 2025 का ही है, लिटरली यही है क्वेश्चन, बिल्कुल चेंजेस नहीं है बच्चा, आप जाकर के जरूर देख लेना। तो ये इतने भी इजी क्वेश्चन 1 नंबर के लिए आते हैं कि सेकेंडरी में उड़ा दो। अब जो मैंने आपको बोला था कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, आपका जो फॉर्मूला, उसके बेस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। देखो 2025 में क्वेश्चन बना है, डायरेक्ट बना है, क्या कि वो जो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला, इसी पर ये क्वेश्चंस रख करके वेरीफाई करना है कि ये सच में जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेट करता है कि नहीं। मतलब यहां पर अल्फा प्लस बीटा, पहले इसको सॉल्व करके निकालेंगे, फिर माइनस बी बाई ए, इससे डायरेक्टली एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। तो वेरीफाई करके भी 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया है बच्चा 2025 में, तो इसको सॉल्व करने के तरीके क्या होंगे वो हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए आएगा, तो सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, कौन सा, 3x² प्लस x माइनस 10, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इसको सॉल्व करके इसके जीरोस निकालने पड़ेंगे, मतलब आंसर, सबसे बड़ी पावर 2 है तो x के 2 आंसर आएंगे, उसी को एक अल्फा एक दूसरे को बीटा मानना होगा। तो सॉल्व करते हैं बेटा। फैक्टराइज किया है आपने, फैक्टराइज किया है ना क्लास 9th में, आइए कीजिए मेरे साथ। 3 का मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, माइनस का 30। रूल समझना बच्चा, कैसे हम फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसका मल्टीप्लाई, सबसे जो बड़ी जो पावर है उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 30 आ गया। अब उस माइनस 30 के हमें दो ऐसे रूट्स बनाने हैं, दो ऐसे जीरोस नंबर, सिंपल सा पूछूं, दो ऐसे नंबर ढूंढो जिसका मल्टीप्लाई करने पर 30 आ जाए और ऐड करूं या लेस करूं तो बीच वाला 1 आ जाए। अगर कोई भी 2 नंबर आपको ढूंढने के लिए बोला जाए गेम की तरह से कि जिसका मल्टीप्लाई करने पर 30 आ जाए, 30 आ जाए, और उसको ऐड करूं या लेस करूं उन दोनों नंबरों को, तो मुझे 1 मिल जाए, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आता है, क्या कि इस 30 का फैक्टराइजेशन करते हैं जब हम, तो 6 5 30 होता है और 6 में से 5 लेस करेंगे तो 1 आता है। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। कौन कौन सा है बेटा, 6 और 5। कौन कौन सा है, 6 और 5। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, लेस करूंगा तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक तो सारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन बात प्रॉब्लम्स आती है साइन देने में, कि साइन हम कैसे पहचानेंगे, किसको कौन सा साइन देना है। तो लिख लो, जो मैं तुम्हें साइन बताने जा रहा हूं उसको लिखो अभी जब मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखना। अगर कांस्टेंट टर्म, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट टर्म, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, इसको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट टर्म। तो अगर आपका कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, अगर आपका कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो जो मिडल साइन होगा वो जाएगा ग्रेटर नंबर को, और सेकंड वाला नंबर जो होगा अपोजिट साइन में हो जाएगा। सेकेंड नंबर जो होगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन में हो जाएगा। इस चीज को लिख लो बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी माइनस प्लस में तुम भूलोगे ही नहीं, है मेरी गारंटी है। क्या है, अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो मिडल साइन इन दोनों में से बड़े वाले नंबर को जाएगा और दूसरा वाला जो नंबर होगा ना वो अपोजिट साइन में बदल जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा बच्चा, ये देखो, ये कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है हमारा, तो मिडल साइन प्लस है, तो बड़ा कौन है, 6 है, तो इसको प्लस दे देंगे और दूसरा वाला अपोजिट मतलब माइनस दे देंगे, खत्म। लिख लिया इसको, इजी सा था, बहुत आराम से समझा रहा हूं बच्चा, ध्यान से समझना। कांस्टेंट टर्म नेगेटिव तो मिडल साइन बड़े को, कांस्टेंट नेगेटिव तो मिडल साइन बड़े को, और यदि कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव हुआ, दो ही चीज होते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव,
अगर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव हुआ, दोनों को लिख लो बच्चा, बहुत बहुत रामबाण तुम्हें बता रहा हूं। अगर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव हुआ तो मिडल साइन दोनों को चला जाएगा, मिडल साइन बोथ जीरोस को, बोथ नंबर को चला जाएगा, काम खत्म। बस इतना ही समझना है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो मिडल साइन कहां जाएगा? ग्रेटर नंबर को, और दूसरा वाला अपोजिट साइन में बदल जाएगा। लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म प्लस है, यहां पर अगर प्लस का साइन होता तो मिडल के पास जो भी साइन हो, चाहे प्लस चाहे माइनस, वो दोनों जीरोस को यानी दोनों नंबरों को दे दिया जाएगा। सिंपल सा इजी सा फंडा था, मैंने आपको समझा दिया। क्लियर हो गया? फिट हो गया? चलो बढ़िया है। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, या फिर यहाँ पे समझा देता हूं आगे क्वेश्चन। अब इतना तो समझ में आ गया है, अब इतना समझ में आ गया तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन में लिखा था हमारा? सर 3x² प्लस x माइनस का 10 इक्वल्स टू, नहीं कुछ भी नहीं। तो अब हमने क्या किया बच्चा? सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया माइनस का, इसके दो जीरोस निकाले, 6 और 5 आया, और कांस्टेंट टर्म नेगेटिव था, मिडल साइन प्लस, तो यहाँ पर प्लस, दूसरा माइनस। अब एग्जैक्टली यहाँ पर रख देंगे, यानी हम लिखेंगे 3x² प्लस का 6x माइनस का 5x माइनस का 10। अब दो का हमने रेशियो बनाया, दो का रेशियो बनाया तो कॉमन ढूंढो। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर भी कॉमन ले लो। 3x ले लिया हमने तो 3x में से एक x बचेगा, यहाँ पर एक x तो निकल गया, 3 पूरा कॉमन ले लिया। यहाँ पर x चला गया तो 3 2 जा 6, तो प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां से क्या कॉमन ले लिया? माइनस का 5, जो पहला ब्रैकेट है वही दूसरे ब्रैकेट में डाल दो, खत्म। फिर एक देखोगे रेशियो दोनों में कॉमन क्या है बच्चा? एक में है x प्लस 2 कॉमन है, तो यहां पर बच जाएगा आपका 3x और यहां पे बचेगा माइनस का 5। तो अब हमें करना पड़ेगा जीरोस ढूंढने के लिए p ऑफ x इक्वल्स टू 0, यानी x प्लस 2 के लिए एक बार 0 एंड 3x माइनस 5 के लिए एक बार 0। तो यहां से आ जाएगा x की वैल्यू माइनस का 2 आ गई, और यहां से आ गई x 3x बराबर 5, तो x बराबर हो जाएगा 5/3। यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया? बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं। ठीक है, दोनों का नंबरों का रूट निकाला, सॉरी हमने रेशियो निकाला, फिर कॉमन ढूंढा, कॉमन ढूंढने के बाद हमारा ये आंसर आ गया। अब रूल ये कहता है कि जब भी हमारे पास दो जीरो आते हैं तो उनमें से किसी को अल्फा किसी को बीटा मानते हैं। तो मान लेता हूं पहला वाला अल्फा की वैल्यू है, दूसरा वाला बीटा की वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके दो जीरोस आएंगे। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है उसके दो जीरोस आएंगे, एक अल्फा और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? बीटा। एक अल्फा और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? बीटा। तो अल्फा और बीटा हमारे पास दो की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास क्या कैटेगरी कहता है कि हमें दो तरीकों से सॉल्व करना है। पहला कि हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए प्रूव करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, ये कैटेगरी कहना चाहता है। तो हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू तो आ गई है, लेकिन बच्चा जब हम फॉर्मूला पढ़ते हैं माइनस बी बाई ए का, वो कहां से हम निकालते हैं? तो वो हम निकालते हैं इस वाले पोर्शन से। यानी सबसे पहले अगर हम चेक करेंगे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, जो पोलिनोमियल क्या है 3x² प्लस x माइनस 10। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या कहता है सर? ax² प्लस bx प्लस का c। यहां से हम a की वैल्यू क्या निकालते हैं बेटा? a की वैल्यू हमारा 3 है, b की वैल्यू हमारा 1 है और c की वैल्यू माइनस का 10। तो हमारे पास तीन चीजें आ गई। c की वैल्यू क्या आ गई है बच्चा? c नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, यहां पे मैं लिख देता हूं। C की वैल्यू आ गई है क्या? माइनस का 10। A मिल गया, B मिल गया और C मिल गया माइनस का 10। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो हमारे पास A B C की वैल्यू यहां से हम लेते हैं। जब भी याद रखना, जब भी वेरीफाई वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको दो तरीके से करना पड़ेगा। पहला, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा उसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, उसके बाद फिर उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ABC वैल्यू निकालनी है, एंड देन उसके बाद A की वैल्यू क्या आई है? 3, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू माइनस 10। तो यहां पर देख लेते हैं एक बार, यहां से A की वैल्यू क्या आई है? 3, B की वैल्यू 1 आई है और C की वैल्यू माइनस का 10। ठीक है, ये एक केस बना है, ये दूसरा केस है और ये हमारा पहला केस है जिसमें अल्फा की वैल्यू ये आई है, बीटा की वैल्यू ये आई है। अब बस यही वैल्यू उठा करके इस फॉर्मूले में रखना है और मुझे लेफ्ट और राइट बराबर दिखाना है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई है? माइनस का 2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है बच्चा? 5/3 इक्वल्स टू माइनस बी कितना है? माइनस बी की वैल्यू क्या है? माइनस का 10। तो माइनस ब्रैकेट में माइनस का 10 अपॉन में ए की वैल्यू कितना है बच्चा? 3।
बस अब इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ से, यहाँ से यहाँ से, 3 2 जा माइनस का 6 प्लस 5 अपॉन में 3 1 जा 3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10/3। तो भैया कितना हो जाएगा ये हमारा -6 में से 5 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1/3 और यहाँ पे क्या आ रहा है 10/3। तो क्या ये बराबर है, क्या ये बराबर है बच्चा? नहीं है, ये हमारा रिलेशंस वेरीफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा? अल्फा प्लस बीटा माइनस, ओके सॉरी यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू तो 1 आ रही है, सॉरी चलो देखो अब हो जाएगा, मैंने सी की वैल्यू रख दी है। ओके ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला ए होता है ना, -b/a। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू, माइनस बी की वैल्यू तो 1 है, तो -1/3। अब आपका आंसर सही आया है, इक्वल्स टू -1/3। तो देखो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है। अब जब ये बराबर आ चुका है बच्चा, तो एक वाला तो हमने वेरीफाई कर लिया है, इसी तरीके से हमें अल्फा इंटू बीटा को भी वेरीफाई करना होगा। तो उसको हमें कैसे दिखाना होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये वेरीफाई करना है। वो कैसे वेरीफाई होगा? सिंपल सा, अल्फा की वैल्यू क्या है -2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है बच्चा 5/3। तो यहां से तो आंसर आ रहा है -10/3। ठीक है, इसका देख लेते हैं, c की वैल्यू क्या है -10/3, यानी इसकी वैल्यू भी -10/3 आ चुकी है। हमारा आंसर राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है। तो ये भी प्रूफ कर रहा है, यानी आपको इतना लिखना पड़ेगा तब जाकर के 2 मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले आप इतना प्रूफ करोगे, ठीक है, वहां से अल्फा बीटा निकालोगे, उसके बाद फिर ABC की वैल्यू निकालोगे, एंड देन उसको फिर यहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर ऐसा हेडिंग डालोगे वेरीफाई करके तब आप आंसर लिखोगे। तो 1 मार्क्स यहाँ से मिलेगा और 1 मार्क्स यहाँ से मिलेगा आपको, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है। ठीक है, डन बच्चा, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना? एवरीथिंग इज फाइन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से भी सॉल्व कर पाओगे। और आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, बच्चा, तो कैसा भी क्वेश्चन देगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पर ही 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और क्वेश्चन, अब हमारा 2025 का सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। मतलब नॉर्मली हमारे पास सारे सेट तो नहीं थे, जब CBSE एक बार सारे सेट अपलोड करा देगी तो उसमें से हर एक पेपर, हर एक सेट से हम लोग देख लेंगे। कुछ बच्चों ने ही भेजा था, तो 2-3 सेट्स थे, तो उन 2-3 सेट में बस इतने ही क्वेश्चन मुझे मिले थे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन चैप्टर वाइज तो आते नहीं है, एक का दुक्का क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे पास 3 सेट था, तीनों सेट में से मैंने एक निकाला था, ये एक करके 3 क्वेश्चन थे हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं 2025 के, लेकिन 2024 के बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि 2024 के तो हर एक सेट का क्वेश्चन पता है ना बच्चा। तो फिलहाल 2024 के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सिंपल सा कैसा आया था, ये वाला पोर्शन दिया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू बताना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा अल्फा, इसकी वैल्यू इसके साथ करोगे तो बीटा, और नीचे का नीचे से करोगे तो अल्फा इंटू बीटा। देखो सेम वही वाला फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकालना है बच्चा? क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा मतलब -b/a आएगा। अब तुम डायरेक्ट देखो निकालोगे तो माइनस मतलब माइनस क्या आ जाएगा -1, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ से ऊपर वाले तो -1 आएगा, नीचे अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a, और c की वैल्यू ये है पूरा -1, -1/1 मतलब -1 यहाँ पर भी काटम पिटी करोगे तो 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल चीज है बच्चा, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पे खेलो, हर एक क्वेश्चन उसी पर सॉल्व होगा, देख लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सिंपल सा फिर से वैसे दिया है। अब इसके लिए मैंने रामबाण बताया था मेरी कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, याद हो अगर, कि भैया जब कभी भी ये वाले भाई साहब आएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हम इनके जगह पर अपने पुराने दोस्त को बुलाएंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। सर ऐसा क्यों करते हैं? मैंने प्रूफ करके भी बताया था, क्योंकि मेरे पास ऐसे फॉर्मूले नहीं है। रिलेशन जो हमारा बताया गया है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के केस पर सॉल्व होता है। मेरे पास वो फॉर्मूला है इस चैप्टर में, इसीलिए मैं इस वाले भाई साहब को इनके हिसाब से ना दे करके इस नाम में लिखूंगा कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब कभी भी ये वाले भाई साहब दिखे, हम फॉर्मूले में हमेशा ये वाले भाई साहब को लिखूंगा, मतलब इनके जुड़वा भाइयों को लिखूंगा, इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी हमारे लिए। ठीक है,
तो चलो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से बताओ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मतलब माइनस बी बाई ए होगा। तो ये बेटा ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू माइनस ए आ रही है तो माइनस माइनस का ए अपॉन में ए की वैल्यू क्या बच्चा 1, तो भैया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है ए। वैसे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी बाई ए होता है, तो सी की वैल्यू क्या है माइनस बी बाई 1 यानी माइनस का बी आ रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर इसके प्लेस पर रखे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया है ए, यानी ए का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है माइनस का बी, यानी सिंपल सा ए स्क्वायर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, अब प्लस 2b, ए स्क्वायर प्लस 2b कितना आंसर आ रहा है कौन सा बेटा, ए स्क्वायर प्लस 2b, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया। ये भी क्वेश्चन आपको उसी फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है, यानी जो आपने सॉल्व किया है कौन सा बच्चा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है। बहुत आराम से तुम्हें हर एक क्वेश्चन को समझा रहा हूं ताकि तुम एकदम आराम से चिल मोमेंट करते हुए बस कॉन्सेप्ट एक रखो कि चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम ऐसे निपटाओगे। अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन देता हूं, जरा करना इसको बताना। सेम देखो, सेम क्वेश्चन आया है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। लगाओ जरा कि मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा के, और उन सभी की वैल्यू 10 के बराबर है। तो भैया मुझे अल्फा और बीटा की जगह पर सी, जो ए और सी है उसकी वैल्यू बता दो। इस पूरे इक्वेशन में ए और सी की जगह पर क्या आएगा, ए और सी की जगह पर क्या आएगा। तो देखो एक चीज और लिख लो, जैसे मैंने तुम लोगों को नेगेटिव वाला की पॉइंट दिया था, मैंने तुम लोगों को आपको वो क्या नाम है कि नेगेटिव के साथ साथ में एक और चीज मैंने दी थी रेसिप्रोकल वाला। तो ये रेसिप्रोकल वाले और नेगेटिव वाले के केस में मैंने बताया था, रेसिप्रोकल आएगा तो आपको सी बराबर ए करना है और नेगेटिव आएगा तो बी बराबर 0 करना है। एक पॉइंट और लिख लो, क्या कि जब सम बराबर प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब सम ऑफ जीरोस इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा के। जब ये केस बराबर होगा बच्चा, तो एमसीक्यूज में ध्यान रखना कि आपका जो फॉर्मूला बनेगा माइनस बी बराबर सी, डायरेक्ट वाला, डायरेक्ट फॉर्मूला यही बनेगा। जब कभी भी अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा के बराबर होगा, तो फॉर्मूला आपका यही बनेगा माइनस बी बराबर सी। लिख लेना, इसको सेकेंडों में उड़ाओगे। अब देख लो इस फॉर्मूले से, देखो जरा इस फॉर्मूले से, देखो जरा इस वाले क्वेश्चन। अब इसको देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इन्होंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बोल रखा कि ये दोनों बराबर हैं, तो मैं बस इन्हीं को चेक करूंगा। मेरा रूल कहता है माइनस बी बराबर सी है, माइनस बी बराबर क्या है, सी है। तो देखो बेटा ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, होती है ना बच्चा, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। तो मुझे सी माइनस बी बराबर सी करना है, तो माइनस बी मतलब यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है माइनस का 5, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में -5 और सी की वैल्यू तो सी है, यानी सी की वैल्यू 5 आ रही है। अब चेक कर लो सी की वैल्यू 5 कहाँ है, क्या इसमें है, नहीं, क्या इसमें है, नहीं, क्या इसमें है, नहीं, क्या इसमें है, हाँ जी टिक करो, निकल जाओ। तुम्हें ए निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुम्हें ए निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बच्चा, तो बड़े बड़े सवालों को, अब इसी सवाल को आप दे देना किसी एक बच्चे को जिसको नहीं पता होगा ये वाला फॉर्मूला, वो पहले पता है क्या करेगा, वो पूरा पहले लिखेगा यहाँ पर फॉर्मूला, यहाँ पर लिखेगा इसके बराबर माइनस बी बाई ए होता है, इसके बराबर सी बाई ए होता है, यहाँ से फिर 10 रखेगा, पहले उसको सॉल्व करेगा, क्या नाम है कि इसको सॉल्व करके ए की वैल्यू निकालेगा, फिर इस इक्वेशन में रखेगा, फिर सी की वैल्यू यहाँ से निकालेगा, चलता रहेगा, तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं। सिंपल से याद रखो कि माइनस बी बराबर सी होता है, तो यहां से बी और सी की वैल्यू निकली, तुम्हें ए निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। टिक करो और आगे निकल जाओ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा अगर दे रखा हो तो सॉरी अल्फा और बीटा की वैल्यू पूछ रहा हो, मतलब माइनस बी बाई ए की वैल्यू दे रखा हो, पूछ रहा हो, तो अब माइनस बी इसमें है कहीं पर। हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला स्टैंडर्ड फॉर्मेट, उसमें ए की वैल्यू होती है, ये बी की वैल्यू होती है, ये सी की वैल्यू होती है। बी की वैल्यू एक्स वेरिएबल के साथ होता है, बी की वैल्यू किसके साथ होता है, एक्स वेरिएबल के साथ। जरा इसमें चेक करना कहीं पर एक्स है, कहीं नहीं है, तो ऑप्शन डी टिक करो, निकल जाओ। सिंपल सा, क्योंकि जब ऑप्शन बी है ही नहीं तो इस वाले इक्वेशन को हम कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस का 1,
तो b की वैल्यू तो 0 होगी, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0। तो इस इक्वेशन, इस वाले पोलिनोमियल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो x दिखाया हमने 0, तो 0 में किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। तो यानी मतलब 0/a करोगे तो आंसर 0 ही आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डन बच्चा, क्लियर। चलिए बेहतरीन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो ये सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, कर लोगे इसको, ये मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस अभी इसी की जैसा मैंने करवाया था, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा करना है। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चनों को आपको भी करना होगा, मैं देता रहूंगा आपको, जो क्वेश्चन मैंने करवा रखा है उसके दूसरे टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे तो वो मैं आपको दे दूंगा होमवर्क के लिए। ठीक है बच्चा, 2024 का ही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अभी इसको उड़ाओ, रेसिप्रोकल दिया है, तो अगर मैं इसको बोलूं एमसीक्यूज में उड़ाना है तो कैसे टैकल करोगे बच्चा? सिंपल सा c बराबर a करना है, c बराबर a। एमसीक्यूज में आते ही क्या करोगे? एमसीक्यूज में अगर यही क्वेश्चन आया तो c बराबर a करो। यहां से क्या है c, यहां से क्या है c बच्चा? ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू। सिंपल से क्या हो जाएगा? माइनस ब्रैकेट में k-2 और a की वैल्यू क्या है? 6। माइनस इधर चला जाएगा, यानी k-2 बराबर माइनस का 6, यानी k बराबर माइनस का 6 प्लस का 2, यानी k बराबर माइनस का 4। आंसर खत्म। सिंपल इजी सा ट्रिक, समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप ताबड़तोड़ फायरिंग कर सकते हो। ताबड़तोड़ मतलब ताबड़तोड़, लोग क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे तब तक आपके आंसर निकल जाएंगे बच्चा। और एमसीक्यूज में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आप एक फॉर्मूला याद रख लो। कौन सा? कि सर रेसिप्रोकल देता है तो मैंने बोला था रेसिप्रोकल में हम प्रोडक्ट के पास जाते हैं और नेगेटिव में हम सम के पास आते हैं। तो रेसिप्रोकल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? c/a। रेसिप्रोकल अल्फा इंटू 1/अल्फा, बीटा की जगह पर अल्फा ले लेंगे। c की वैल्यू है माइनस ब्रैकेट में k-2 अपॉन में a की वैल्यू है 6, ये इससे कटा, यानी 6 इक्वल्स टू माइनस k ब्रैकेट में माइनस का 2। अब ये वाली सीक्वेंस फॉर्म यहाँ पे बन गई है। अब यहाँ से सॉल्व कर लोगे, खत्म आंसर। मतलब आपको अगर 2 नंबर में दिया तो पहले ये वाली लाइन, फिर उसके बाद ये सॉल्व करना है। 2 नंबर में नहीं दिया तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रख लो कि जब भी रेसिप्रोकल आता है तो c बराबर a होता है। क्वेश्चन को उड़ा दो, काम खत्म। ठीक है, डन। चले आगे, चलिए नेक्स्ट। अब इसको देखो, ये तो दोबारा हो गया बेटा, ये तो सेकंड टाइम है, रिपीट हो गया। इसमें देखो बच्चा, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग 0 इतना, तो याद रखना जब भी हमें पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चा? k ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही बताया था ना मैंने, यही बताया था ना बच्चा। अब इस केस में चाहे जो भी, मान लो ये अल्फा और बीटा है, तो नंबर ऑफ जीरोस का मतलब होता है आंसर को फाइंड करना, मतलब कितने तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। तो हमेशा याद रखना जब भी कोई 2 जीरोस दिए हों और उससे नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कितने टाइप के पॉलिनोमियल बना सकते हो, तो आप बोलना उसको इनफाइनाइट। क्यों? ध्यान से देखना, ये जो k है ना बच्चा, ये कांस्टेंट होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। k की वैल्यू हम कोई मानते ही नहीं, तो यहां पर आप 0 से लेकर के इनफाइनाइट या फ्रैक्शनल या डेसिमल कुछ भी रख दो। मेन हमारा होता है इससे, मेन हमारा होता है अल्फा और बीटा से, जो कि इन्होंने दे रखा है एक एक। अब नंबर ऑफ पॉलिनोमियल तुम यहां किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में, बात तो वही है। जैसे देख लो, मान लो कि मैंने लिखा x² माइनस 3x प्लस 5, ये हमारा समथिंग कुछ भी मान लेते हैं, माइनस 4x प्लस 4x प्लस 4 या माइनस 4x प्लस 4, ऐसा दे रखा है, चलो माइनस ले लेते हैं, प्लस 4। इस तरीके से हमारी कोई इक्वेशन दे रखी है, मतलब पॉलिनोमियल दे रखा है। अब अगर मैंने आपसे बोला इसकी जगह पर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? ये तो पूरा वही रहेगा। अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 की जगह पर अगर मैंने 2 रख दिया, तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? इसी वाले सीक्वेंस में अगर हम करेंगे बच्चा, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² माइनस 8x प्लस का 8, मतलब अगर मैं 2 कॉमन लूं तो यही वाला सीक्वेंस बनेगा। फिर 3 से कर दो या 10 से कर दो, कुछ फर्क पड़ेगा? लेकिन उसके जीरोस में नहीं फर्क पड़ेगा बच्चा, जीरोस में नहीं पड़ने वाला, लेकिन उसके जो पॉलिनोमियल्स की सीक्वेंस है, प्रेजेंटेशन है, वो बदल जा रही है। देखो पहला कैसा था? x² माइनस 4x प्लस 4, अब कैसा हो गया? 2x² माइनस 8x प्लस 8। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3x² माइनस 12x प्लस का 12। तो बेटा प्रेजेंटेशन बदल रहा है लेकिन जीरोस नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि जीरोस अंदर वही है जो आपके पास गिवन है। इसीलिए इसका आंसर हमेशा इनफाइनाइट होता है। क्या होता है बच्चा? इनफाइनाइट। तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हमेशा इनफाइनाइट होते हैं किसी भी 2 जीरोस के।
ठीक है, अलग तरीके से, इनफाइनाइट तरीके से आप बना सकते हो। इस क्वेश्चन को देखो बच्चा, अगर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके 2 और -3 हैं तो आपको बताना है आंसर। अब सिंपल सा, ये इजी सा क्वेश्चन है। क्या करोगे आप, पहले एक बार 2 रखोगे इसमें x की जगह पर, फिर एक बार 3 रखोगे, आंसर मिल जाएगा। देखो जरा, पहले हमने पुट किया, पुट 2 इन इक्वेशन, सॉरी इन पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या है पॉलिनोमियल, x² प्लस a प्लस 1 x प्लस b। तो जरा रखना एक बार, यहां आ जाएगा x की जगह पर क्या रखेंगे बेटा, 2 x इक्वल्स टू 2 रख दिया हमने, 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 2 प्लस b, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस का b, यानी 6 प्लस 2a प्लस b, यानी 2a प्लस b इक्वल्स टू माइनस का 6, इक्वेशन नंबर 1 हमने रख दिया है। जब भी हम पुट x की वैल्यू रखते हैं ना, तो वो जीरो से कंपेयर करके हम लोग रख लेते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफर कर देते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई जीरोस रखते हैं ना बच्चा किसी भी पॉलिनोमियल में, तो जीरोस तब मिलता है जब हम x को इक्वेट करते हैं, तभी तो हमें कुछ आंसर मिलता है। जब हम x को इक्वेट ही नहीं करेंगे तो आंसर कैसे मिलेगा हमें, तो इसीलिए हमें इक्वेट का मतलब होता है इक्वल का साइन दिखाना, इसीलिए इक्वल 0 करके हमने आंसर लगा दिया। सेम वैसे ही हम पुट रखेंगे, पुट x बराबर एक बार -3 रखेंगे। ठीक है, तो अब रखो बच्चा, उसमें क्या है, x² प्लस a प्लस 1x प्लस का b, यानी x का है -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 -3 प्लस का b, यानी इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये हो जाएगा -3a माइनस का 3 प्लस का b, तो ये हो जाएगा 6 -3a प्लस का b इक्वल्स टू 0, यानी -3 प्लस b इक्वल्स टू -6। ठीक है भैया, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहाँ पर -3 सॉरी हाँ 9 - 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और -3 प्लस b इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा पूरा टोटल का टोटल आंसर हो गया। अब 2 इक्वेशन आ गए, दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके a और b की वैल्यू बतानी है। तो कर लोगे सॉल्व, कर लोगे बच्चा, इजी सा क्वेश्चन है, करके बताना। सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, आप टिक करके निकाल सकते हो। देखो अब ये लेफ्ट और राइट बराबर है, ये देखो -6b इधर भी है, -6 इधर भी है, तो यानी ये वाला भी बराबर हो जाएगा और b से कट जाएगा, तो a की वैल्यू तो 0 ही दिख रही है मुझे। देखो ध्यान से कैसे करेंगे हम, 2a प्लस b इक्वल्स टू -3a प्लस b। क्यों ऐसा किया, क्योंकि राइट बराबर है बेटा, -6 इधर भी है, -6 इधर भी है, तो मैंने कुछ नहीं किया, बस b को हटा दिया, क्योंकि दोनों बराबर हो गया तो प्लस बी हट जाएगा, तो 2a बराबर -3a है। यानी हमारे पास सिंपल सा है बच्चा, अगर हम इसको यहाँ पर ला दें, इसको यहाँ पर लाएं, तो 2a प्लस का 3a इक्वल्स टू 0, यानी 5a इक्वल्स टू 0, तो a बराबर क्या आ गया है 0। अब a बराबर 0 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में टिक करो, निकल जाओ आगे। अब a बराबर अगर 0 करोगे तो b बराबर -6 आएगा ही, a बराबर 0 करोगे तो b बराबर -6 आएगा, इसीलिए a बराबर 0 और b बराबर -6 आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या हो गया बच्चा, फाइनल आंसर। ठीक है, डन बच्चा। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करके बताइए आंसर। 1 मिनट देता हूं समय, फटाफट कीजिए। चलिए क्या लिखा है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दे रखे हैं, तो k की वैल्यू, जब भी कोई ऐसा नंबर ना कि कोई भी जीरो दिया रहता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वही उठाओ उसमें पुट कर दो। 2 दिया है, 2 रख दो यहाँ पर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k, और इक्वेट कर दो 0 से, क्योंकि हमारा जब 0 दिया रहता है तो इसका मतलब इक्वेट किया गया है। तो 4 प्लस 6 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर -10 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इजी सा क्वेश्चन है, बस सिंपल सा 2-3 चीजें क्लियरिटी रखनी है। पहला कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही सॉल्व करना है, और दूसरा कोई भी जीरो दिया है तो जीरो को वहां पर वैल्यू, जहां पर भी जो भी वेरिएबल है उसके प्लेस पर रख दो और इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल इजी, सबसे बेहतरीन ट्रिक। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है तो इसको करने की जरूरत नहीं है। ये देखो बच्चा, ये फैक्टर्स वाले तो हाँ, अब यहां पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा और बीटा जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 6x + y। फाइंड द वैल्यू ऑफ y अगर 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 0, सॉरी क्या है 20।
सिंपल सा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि जो इस ब्रह्मास्त्र को तोड़ सकता है? सोचो जरा, दिमाग लगाओ। इन भाई साहब ने एक इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, एक पोलिनोमियल दे रखा है, एक इक्वेशन, सॉरी पोलिनोमियल नहीं, इक्वेशन, क्योंकि इक्वेट करके दिया है इन्होंने। क्या दिया है? 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 20। एक इक्वेशन तो दे रखा है, हमने पॉइंट नंबर 1 डाल दिया यहां पर। अब तुम दिमाग जरा लगाओ कि मुझे, मेरे पास वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जो मेरे पास इक्वेशन के फॉर्मेट में बन सकता है? तो मेरे पास तो दो ही हथियार है, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। और अगर मैंने अल्फा प्लस बीटा किया तो वो इससे मिलता जुलता दिख रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है बच्चा? माइनस बी बाई ए। तो अगर मैं इस सीक्वेंस से देखूं, माइनस बी क्या है? तो माइनस है हमारा, माइनस माइनस का 6 अपॉन में ए क्या है? 1। यानी यहां से मैं लिख सकता हूं कि मेरी वैल्यू जो है वो 6 है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बच्चा? 6 है। इक्वेशन 2 बना दिया। याद रखना बच्चा, जब कभी भी आपके क्वेश्चन में कोई भी इक्वेशन दे रखा हो, चाहे प्लस का दे रखा हो या माइनस दे रखा हो, अगर पॉलिनोमियल में इक्वेशन दिया है तो तुम तुरंत अपने ब्रह्मास्त्र के पास जाना, और वो है ब्रह्मास्त्र आपका अल्फा प्लस बीटा। वहां से दूसरा इक्वेशन मिलेगा, दोनों को सॉल्व करोगे, अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, फिर जो भी पूछा रहेगा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए इसको करते हैं। देखो यहाँ पर 3 अल्फा है, 2 बीटा है, 20 है, तो किसी एक वेरिएबल को बराबर कर दो, जैसा आप लोगों ने 9th में किया है बहुत सारा। तो बच्चा हमने ध्यान से देखा, तो यहाँ पर किसी भी, मान लो मैंने 3 अल्फा को बराबर करना चाहा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, ठीक है? तो यहाँ हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू 18, इक्वेशन नंबर 3। अब पहला वाला क्या है? 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20, इक्वेशन नंबर 1 था। हमने क्या किया? माइनस कर दिया, माइनस 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 ये खत्म, यहाँ से बीटा इक्वल्स टू आ गया माइनस का 2। तो बीटा की वैल्यू तो -2 आ चुकी है, बीटा की वैल्यू -2 आ चुकी है, तो किसी भी इक्वेशन में रख दो, तुम दूसरे वाले में ही रख दो, तुम्हारा आंसर वहां से भी आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? 6 है। अल्फा -2 बराबर 6, क्योंकि बीटा की वैल्यू तो -2 है, तो अल्फा बराबर हो जाएगी 6 + 2 यानी 8। अल्फा की वैल्यू निकल गई, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई है बेटा? 8 आ गई है। बीटा की वैल्यू क्या आ गई है बच्चा? -2। अब क्या पूछ क्या रहा है वो देख लो। फाइंड द अल्फा बीटा जीरोस, हमने निकाल दिया अल्फा बीटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, यानी यहां पर वाई की वैल्यू क्या आएगी वो बतानी है। मेरे रॉकस्टार, मैंने अल्फा प्लस बीटा तो यूज कर लिया है 6, वहां पर तो कहीं वाई था ही नहीं, तो बचा क्या है? दूसरा ब्रह्मास्त्र अल्फा इंटू बीटा, यही तो बचा था पूरे इक्वेशन में। मैंने क्या बोला था? कैसा भी क्वेश्चन हो, दो ब्रह्मास्त्र तो लगेंगे। पहला कौन सा? अल्फा प्लस बीटा, जिसको हमने पहले ही यूज कर लिया था इस इक्वेशन को सॉल्व करने में, वहां से मेरे पास अल्फा बीटा मिल गया। दूसरा, अब हमें वाई पूछ रहा था, तो दूसरा ब्रह्मास्त्र मेरे पास क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। सी क्या है बच्चा? यहाँ पर वाई है, और ए क्या है बच्चा? 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? वाई तो आ चुका है। अब अल्फा की वैल्यू तुमने निकाली है, क्या है? 8, और बीटा की वैल्यू क्या निकाली है? -2। बस मल्टीप्लाई कर दो, तो y बराबर आ गया -16। खत्म। समझ में आ रहा है बच्चा? तो 2-3 केसेस मैंने आपको बताए हैं, हर एक क्वेश्चंस को अटैक कैसे करना है हर एक क्वेश्चन पर, और उसकी थीम क्या है, कैसे पहचानोगे, ये सब चीजें धीरे धीरे मैं बताते जा रहा हूं। पहला, अब ध्यान से सुनना, अब तक जो भी पढ़ा उसको रिवाइज करो। पहला क्या है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको देता है तो सबसे पहले अपने ब्रह्मास्त्र को याद करो, वो है आपका अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। 90% क्वेश्चंस जो होते हैं ना बेटा, इन्हीं दोनों फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। दूसरा कैसा सॉल्व किया हमने कि रेसिप्रोकल दे, नेगेटिव दे, या फिर आपका अब सम और प्रोडक्ट बराबर दें, तो उसके शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने दे रखे हैं जो कि इसी पर लागू होते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा उसी फॉर्मूले पर लागू होते हैं। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया कि जब कभी भी हमारे पास जीरोस गिवन होते हैं और कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा हो तो डायरेक्टली उठा करके उसमें पुट कर दोगे, वेरिएबल के प्लेस पर आंसर आ जाता है। तीसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया कि हमारे पास नंबर ऑफ पॉलिनोमियल पूछे अगर जीरोस दे करके, तो उसका आंसर हमेशा इनफाइनाइट होता है, प्रूव करके भी मैंने दिखाया था। चौथा टाइप हमने क्वेश्चन सॉल्व किया कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे रखा हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, कोई भी इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे? अपने ब्रह्मास्त्र को फिर से याद करेंगे, वहां से अल्फा प्लस बीटा को लेंगे, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरा वाले ब्रह्मास्त्र यानी अल्फा इंटू बीटा का यूज करके जो भी पूछा रहेगा उसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो मेजोरिटी जो देखा जा रहा है पूरे चैप्टर्स में वो इसी पर डिपेंड है कि भैया तुम्हें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पर ही खेल दिखाना है। दैट्स इट। ठीक है, चलिए
अब ये सारे क्वेश्चन हमारे पीवाईक्यूज 2024 के भी खत्म हो चुके हैं, तो ये सारे एक्सपेक्टेड हैं क्वेश्चन, ठीक है बच्चा। अब देखो यहां पर दे रखा है इफ द सम ऑफ जीरोज इज 1, पहले ही भाई साहब ने बोल दिया क्या, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है। सम ऑफ जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इक्वेशन 1 आ चुका है बच्चा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, 1 दे रखा है इन्होंने। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 इन्होंने दे रखा है। कौन से पोलिनोमियल का, के, जहां से ए की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर माइनस का 14, बी की वैल्यू क्या है माइनस का 2 और सी की वैल्यू है माइनस का 12। अब तुम कहोगे सर यहाँ पर इक्वेशन तो दे रखा है, अब सॉल्व कैसे करें हम, फिर भी उसी कॉन्सेप्ट पर याद करो बच्चा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। क्या होता है बच्चा, माइनस बी बाई ए। रखो यहाँ पर रखो, क्या होता है माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू 1। 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस बी बराबर ए इन्होंने दे रखा है। अब ए और बी की वैल्यू तुमने निकाली है, रख दो। मैंने आपको बताया है बच्चा, फिर से बता रहा हूं, सिर्फ अपने ब्रह्मास्त्र पर भरोसा करोगे ना तो चैप्टर 2 से कैसा भी क्वेश्चन देखा तुम उड़ा डालोगे बच्चा। हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई हमारी बिल्डिंग अगर मजबूत बनानी है ना तो बेस बहुत मजबूत बनाना होगा, और तुम्हारा बेस, तुम्हारे बिल्डिंग का बेस बस एक ही है और वो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। पकड़ लो उसका साथ, कभी नहीं छोड़ेगा बच्चा तुम्हारा साथ। देखो अब इन्होंने पहले इक्वेशन दे रखा है, अब बच्चा कंफ्यूज कि एक इक्वेशन मिल गया, दूसरा इक्वेशन कहां से ढूंढूं। याद करो अपने ब्रह्मास्त्र को कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, तो मैंने इसके जगह पर वही यूज कर लिया और ए को यहां ट्रांसफर कर दिया तो माइनस बी बराबर ए मिल गया। अब जब बी बराबर ए मिल गया फिर हमने राइट साइड देखा तो मतलब अपने पॉलिनोमियल में देखा तो हमें एबीसी की वैल्यू भी नजर आ रही थी। खत्म कहानी, अब तो इजी हो गया, रख लो आंसर। माइनस बी क्या है बच्चा, माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू माइनस का 2, तो माइनस ब्रैकेट में माइनस 2 बराबर ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू है के स्क्वायर माइनस 14, तो यहां पर हो जाएगा 2, यानी के स्क्वायर माइनस 14 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो माइनस 14 को वहां भेज दो तो के स्क्वायर बराबर 2 प्लस 14 यानी इक्वल्स टू 16। तो के स्क्वायर बराबर अगर 16 आ रही है तो के बराबर 2 आंसर आएंगे, प्लस का 4 और माइनस का 4। के 2 आंसर आएंगे, प्लस के 4 और माइनस के 4। अब इसमें से कौन सी वैल्यू रखी जाएगी वो डिपेंड करता है, कौन सी वैल्यू रखी जाएगी। प्लस रखोगे तो भी आंसर सही आएगा, माइनस रखोगे तो भी आंसर सही आएगा, मतलब दोनों वैल्यू सही है। तो के की वैल्यू दोनों आंसर सही है बच्चा, यानी के 2 आंसर कौन कौन से, +4 और -4। समझ में आ गया। देखो यहां तक तो मुझे टफ लग रहा था क्वेश्चन कि अल्फा प्लस बीटा 1 दे रखा है, अब करूं तो करूं क्या, और आगे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और सर ने तो बोला है जब इक्वेशन दिखे तो दूसरी इक्वेशन में क्वेश्चन में दिया रहता है पॉलिनोमियल वाले में, बट यहाँ पर तो वो भी नहीं है। तब हमने अपने ब्रह्मास्त्र को याद किया, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र को याद किया, आपको पता है हर एक सॉल्यूशन का आंसर होता है ब्रह्मास्त्र, तो हमने जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया हमारा आंसर इजी हो गया और सेकंड में उड़ गया। यही तुम्हें तैयार करना है, यहीं पे मुझे बनाना है बच्चा। ठीक है, डन, क्लियर हो रहा है माइंडसेट एकदम। तो सेकंड चैप्टर कुछ भी नहीं है बच्चा, बस 2 पॉइंट हैं और दोनों पॉइंट को तुमने पकड़ मजबूत कर ली तो ये चैप्टर के कैसे भी सवाल आएंगे तुम उड़ा दोगे, इतना तुम्हें तैयार कर दिया है मैंने। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं आपके स्कूलों वाले एग्जाम में, बोर्ड में तो फिलहाल नहीं आ रहा है अभी तक पिछले 2-3 सालों से, लेकिन तुम्हारे स्कूल वाले तो मानते नहीं है, वो दे देते हैं बच्चे, तुम्हारे स्कूल में मानते नहीं है, वो दे देते हैं। ये थोड़ा सा टफेस्ट पेपर लेवल में आता है, मतलब अगर आपको टाइम कम करवाना हो, मतलब टाइम ज़्यादा करवाना हो, और या फिर ऐसा है कि कुछ बहुत ज़्यादा, जैसे इस साल का सेट 3 पेपर आया था 2025 का, थोड़ा सा लेंदी आया था, तो उन टाइप में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिलहाल इस साल तो नहीं आया था, शायद आपके में आ जाए। और ये टफ नहीं है बच्चा, लेंदी, बस लेंदी है, मतलब तुमसे ज़्यादा लिखवाएगा। कैसे, देखो आपको याद है वो रिलेशन बिटवीन वेरीफाई करने के लिए जीरोज एंड कोफिशिएंट, देखने में छोटू सा है लेकिन हमें कितना लिखना पड़ता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा बच्चा, बस वहां पर हम वेरीफाई करते हैं अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए को, यहां पर हम वेरीफाई नहीं करेंगे,
हम उसी इक्वेशन को दूसरे वाले इक्वेशन में दूसरे वाले पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। मतलब हमने उसमें क्या किया था, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली थी, याद है आपको वेरीफाई वाला क्वेश्चन। सबसे पहले हमने अल्फा बीटा निकाला था, फिर एबीसी की वैल्यू निकाली थी, फिर इन दोनों को उठा करके हमने वेरीफाई कर लिया था अपने उस वाले फॉर्मूले में रख करके। अब अभी हमें वो वेरीफाई वाला पोर्शन स्किप करना है। हमें पहले क्या करना होगा, एक इक्वेशन दिया होगा, वहां से अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी होगी, उस अल्फा बीटा को उठा करके दूसरे इक्वेशन में पुट करना होगा, जैसा कंडीशन बोला होगा, क्योंकि इन्होंने डबल बोल रखा है। तो रख करके फिर इसमें रख करके फिर हम जीरोस फाइंड करेंगे। तो मतलब एक ही काम को दो बार करना। आओ सबसे पहले ये आपके पास क्वेश्चन मतलब पॉलिनोमियल दिया रखा है, इस पॉलिनोमियल को आप सॉल्व करो और यहां से जीरोस ढूंढो। क्या लिखा है, 2x² माइनस 5x माइनस का 3। हमारा रूल क्या कहता है, इसको उठाओ, यहाँ बाहर चलाओ और मल्टीप्लाई करो, तो माइनस का 6 के दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पर 6 है और ऐड लेस करने पर क्या आएगा, 5 आएगा। तो दो कैटेगरी होता है, 2 3 जा 6 और 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5। लेकिन जब नेगेटिव का केस होता है ना बच्चा, तो दोनों में ऐड नहीं कर सकते, ध्यान रखना। जब कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होता है ना, तो हम कभी भी ऐड नहीं करते। कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होता है तो दोनों जीरोस को हम ऐड नहीं करते, हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, याद रखना। आ जाओ, अब हम क्या करेंगे, तो यहां पर 6 1 जा लेंगे, ताकि 6 1 जा 6 और 6 में से 1 लेस करेंगे तो 5। रूल याद करो, कांस्टेंट नेगेटिव है तो मिडल साइन बड़े को जाएगा, दूसरा वाला अपोजिट। यहां पर रख दो 2x² माइनस 6x प्लस का 1x माइनस का 3। ठीक है, दो दो हमने पेयर बनाया, कॉमन ले लिया 2x, तो बचा क्या, x माइनस 3 बच गया। यहाँ पर प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3 यहाँ से भी आ गया। इसको भी कॉमन लिया हमने यहाँ से, तो बचा x माइनस 3 और दूसरा बच गया 2x प्लस का 1। अब एक बार x माइनस 3 के लिए 0 और दूसरी बार 2x प्लस 1 के लिए 0, तो यहाँ से x बराबर 3 आ गया है बेटा, और यहाँ से आ गया है x बराबर -1/2, क्योंकि ये +1 जाएगा -1 और 2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से इसकी वैल्यू को अल्फा मान लेंगे, इसकी वैल्यू को बीटा मान लेंगे। तो हमारे पास क्या क्या केस आ गया बच्चा, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई है, सर अल्फा की वैल्यू आ गई है क्या, मान लेता हूं 3, और बीटा की वैल्यू आ गई है -1/3, सॉरी -1/2। ठीक है, ये हमारे पास केस आ चुका है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरोस डबल हैं, आर डबल इन वैल्यू ऑफ द जीरोस इसके। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से सुनना। इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो भी जीरोस आएंगे, मान लो अल्फा और बीटा आ रहे हैं, मान लो इसके अल्फा और बीटा आ रहे हैं, ये डबल होंगे इन जीरोज से। इनके जीरोस थे, तो इनके जीरोस कितने आए हैं बेटा, 3 और -1/2। तो इससे डबल कौन होगा, ये वाला, तो डबल कर दो बेटा, इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दो, तो ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू 6 हो जाएगी, और यहाँ पर बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, -1/2 इंटू 2, यानी कट होकर के -1 बच रही है। तो अब जो हमारा नया वाला पोर्शन बन रहा है, नए वाले पॉलिनोमियल का सिक्वेंस बन रहा है, नए वाले पॉलिनोमियल का हमारा जीरोस बना है, वो क्या बना है, 6 और -1। अब ये बन गया, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगा दो, मतलब अल्फा और बीटा मिल गया भाई, तो तुम्हारे पास तो आंसर आ गया ना, यही तो आंसर आ चुका है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। रखो वहां पे फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना जी सर। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है, 6 है, और बीटा की वैल्यू -1, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 6 इंटू -1, तो यहां से बनेगा आपका x² माइनस 5x माइनस का 6। ये हमारा टर्म बन रहा है। इस वाले पोलिनोमियल से हमारा सीक्वेंस जो पोलिनोमियल बन रहा है वो x, इस वाले जीरो से पोलिनोमियल बन रहा है x² माइनस 5x माइनस 6, x² माइनस 5x माइनस 6, ये बन रहा है बच्चा जी सर। हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, x² प्लस px और प्लस का q, इससे हमने क्या कर लिया, कंपेयर कर दिया, क्योंकि यहीं से तो हमें वैल्यू पता चलेगी बच्चा। हमने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। तो जैसे ही मैंने इस वाले पोलिनोमियल से अपना जो आंसर निकाला है उस पोलिनोमियल को कंपेयर किया, तुरंत हमारे पास p की वैल्यू मिल जाएगी। कंपेयर करते ही p क्या मिला, p मिला -5 और q मिल गया -6। आपके पास आंसर आ चुका है। सर हमने कंपेयर क्यों किया, ध्यान से समझना बच्चा। इन क्वेश्चन में बोला था कि जो इसके जीरोज होंगे, इसके जो जीरोज होंगे वो डबल होंगे,
किसके, इन वाले जीरोज से। तो पहले हमने क्या किया बच्चा, इस जीरोस का, ध्यान से समझते चलना, मैं हर एक चीज को फिर से दोबारा तुम्हें बता रहा हूं बच्चा, ध्यान से देखते चलना। सबसे पहले क्या किया हमने, इस वाले जीरोस का हमने क्या किया, आंसर निकाला। मतलब इस वाले पोलिनोमियल का हमने क्या निकाला बच्चा, आंसर। तो आंसर कितना निकला, एक 3 निकला और एक -1/2 निकला, जिसको हमने अल्फा और बीटा नाम दिया। अब ये जो अल्फा बीटा आया है, ये इस वाले आंसर के, ये वाला आंसर जो है वो डबल आएगा। मान लो ये 4 है तो ये 8 आएगा, ये 5 है तो ये 10 आएगा। तो बेटा ये इतना आंसर है, तो इसका डबल हमने किया, मतलब इंटू टू कर दिया, इसका डबल इसका डबल, दोनों का डबल निकाल दिया। अब डबल कौन है, ये वाला पोर्शन है आपका जो डबल पूछ रहा है। अगर मैं बात करूं बच्चा, आपका जो डबल पूछूं बच्चा, तो इस वाले सीक्वेंस के, एक सेकेंड, देखो ध्यान से समझना। अगर मैं डबल की बात करूं बच्चा, तो ये जो सीक्वेंस दिख रहा है, इसका ये डबल है, इसका ये डबल है, तो यानी ये वाले, इसका आंसर मैंने निकाल दिया, अल्फा बराबर 6 और बीटा बराबर -1। इसका मतलब क्या है, इसी का तो ये जीरोज है, इसी सीक्वेंस की तो ये जीरोज हैं, इसी सीक्वेंस की तो ये जीरोज हैं। जब इसी सीक्वेंस के ये जीरोज हैं बच्चा, तो इसी की ये आंसर होंगे। तो पहले हमने क्या किया, इससे मैंने वो लाइन, वो फॉर्मेट पता कर लिया, कौन सा, जो पोलिनोमियल का, मतलब इसी की जैसा दिखने वाला हमारा ये पोलिनोमियल मिल गया। हमने जब अल्फा और बीटा की वैल्यू रखी अपने फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया कि ये हमारा आपका क्या आ गया है, ये पोलिनोमियल आ गया। उससे हमने कंपेयर किया, किससे, जो हमारे पास दिया था क्वेश्चन में कि ये वाला पोर्शन, ये ना देख करके हमारा ऐसा आ रहा है, लेकिन उन्होंने बोला है कि नहीं ऐसा है, तो इन दोनों को मैंने कंपेयर करके पी और क्यू की वैल्यू निकाल के आंसर बता दिया। तो यहां पर हमारा पूरा टोटल का टोटल, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा बच्चा। अब मैंने यहाँ पर टोटल पूरा का पूरा क्वेश्चन समझा दिया है, डिटेल में पूरा चैप्टर्स कंप्लीट कर दिया है। जितने टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं उतने टाइप्स के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। इवन एडवांस लेवल भी करवाया, जैसे ये टाइप का क्वेश्चन। इवन आपके कितना भी टफेस्ट पेपर आ जाए उससे रिलेट करते हुए भी क्वेश्चंस करवा दिया है। आपका कोई असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी इनसे बनता है, आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन पॉलिनोमियल से बनता है, आप उसको उड़ा दोगे, ये मेरा वादा है बच्चा, मेरा प्रॉमिस है। बस इनका एक बार वापस से दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना, रिवाइज कर लेना, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, तो बस आज की क्लास में इतना ही। सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब आपकी मेहनत है बच्चा कि इसको आप कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना तैयारी करते हो। मेरे एंड से ही क्लियर है, लेकिन फिर भी तुम्हें डाउट रहेगा तो मुझे बताना, मैं जरूर आ जाऊंगा फिर से पढ़ाने के लिए। ठीक है बच्चा, अब आपको मिलूंगा मैं तीसरे चैप्टर की शुरुआत में। तब तक ख्याल रखिए अपना, रिविजन जरूर कर लेना, प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही ये चैप्टर्स अच्छे स्केल पर जा सकता है। और मैंने सारी अप्रोच जो बता रखी है उसको नोट जरूर कर लेना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरे रॉक स्टार, बाय बाय।